तो वो दिन दूर नहीं जब ये इंडिया हमारे कंट्रोल से बाहर निकल जाएगा। It's time for action. मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं असीम मिश्र। हम इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले एक ताज़ा अपडेट भी है दर्शकों के लिए जो कि भारत फ्रांस के संबंधों से जुड़ा हुआ है। क्या कुछ है असीम, बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया आरेंद्र। इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। जो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर इस वक्त है वो ये कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज आयोजित रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक में 3 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। डीएसी ने 26 रफाल समुद्री विमानों की, जो समुद्री सी वर्जन है, उन विमानों की खरीद के लिए आवश्यकता की स्वीकृति यानी एओएन यानी एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी प्रदान कर दी है। अंतर सरकारी समझौते के आधार पर फ्रांसीसी सरकार से भारतीय नौसेना के लिए सहायक उपकरण, हथियार, सिम्युलेटर, स्पेयर, दस्तावेजीकरण, चालक दल का प्रशिक्षण और रसद समर्थन देने को भी मंजूरी दी गई है। और साथ ही साथ अन्य देशों द्वारा समान विमान की तुलनात्मक खरीद जो कीमत है सहित सभी प्रासंगिक पहलुओं को भी ध्यान में रखने के बाद कीमत और इसकी खरीद की अन्य शर्तों पर फ्रांसीसी सरकार के साथ बातचीत की जाएगी। आरेंद्र, बिल्कुल। और इसके अलावा भारत द्वारा डिजाइन किए गए उपकरणों के एकीकरण और उसके विभिन्न प्रणालियों के लिए रख रखाव, मरम्मत और संचालन यानी कि MRO मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेशंस हब की स्थापना को उचित बातचीत के बाद अनुबंध। जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज 3 दिन की विदेश यात्रा की शुरुआत फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के दौरे के लिए हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 2 दिवसीय पेरिस यात्रा के दौरान रक्षा और अंतरिक्ष सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत फ्रांस संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए दिखाई पड़ेंगे। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा। और अगर हम संबंधों की बात की जाए आरेंद्र, क्योंकि भारत और फ्रांस के संबंध बहुत ही ऐतिहासिक रहे हैं और जैसे कि हमने कहा कि 25 वर्ष स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप के हो रहे हैं, तो इस लिहाज से भी इस संबंधों की बात की जाए तो जब साल 2023, जब हम इस साल में हम हैं, ये वर्ष भारत और फ्रांस द्वारा रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे होने के रूप में भी मनाया जा रहा है, तब ये आत्मनिरीक्षण का भी एक अवसर भी प्रदान कर रहा है कि पिछले 2.5 दशकों में, 25 वर्षों में भारत और फ्रांस ने साझा मूल्यों और शांति के लिए सुरक्षा और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता पर आधारित घनिष्ठ और गतिशील संबंध का विकास किया है। आरेंद्र, बिल्कुल। और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। ये 25 साल का रणनीतिक दोस्ती का सफर और इस आधार के बाद अब आगे कैसे बढ़ा जाएगा। ये रणनीतिक साझेदारी रक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और संस्कृति जैसे प्रमुख क्षेत्रों में उनके परस्पर सहयोग के पीछे एक प्रमुख प्रेरक शक्ति के तौर पर रही है। अभी जब दोनों राष्ट्र इस मील के पत्थर पर उत्सव मना रहे हैं, पीएम मोदी की फ्रांस की ये मौजूदा यात्रा इस विशेष संबंध की सफलताओं और उपलब्धियों पर विचार करने तथा उज्जवल और समृद्ध भविष्य की ओर देखने का उपयुक्त मौका देती है। और ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि अब से कुछ ही देर के बाद असीम प्रधानमंत्री फ्रांस की सरजमी पे पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री मोदी की ये फ्रांस की यात्रा किस प्रकार से बहुत मायने रखती है, किस प्रकार से खास है, इस पर अगले कई घंटों हम लगातार विस्तार से आपको खबरें भी दिखाएंगे हमारे सहयोगी रिपोर्टर्स के माध्यम से जो कि फ्रांस में इस वक्त मौजूद है। उनके माध्यम से ग्राउंड रिपोर्ट्स भी दिखाएंगे और मेहमानों के साथ में विश्लेषण भी करेंगे। बिल्कुल, लेकिन हमने जिस बात का जिक्र सबसे पहले किया कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण एक फैसला लिया गया है। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने यानी डीएसी ने नौसेना की परिचालन क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए फ्रांस से 26 राफेल समुद्री विमानों की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि राफेल जो समुद्री वर्जन है उसके खरीद को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से, डीएसी की तरफ से रक्षा मंत्री खुद मौजूद थे, उसकी अध्यक्षता कर रहे थे इस काउंसिल की। और इसके साथ ही 3 अतिरिक्त स्कॉर्पियन पनडुब्बियों के अधिग्रहण को भी मंजूरी दे दी गई है, पनडुब्बी को मंजूरी दी गई है। और परिषद ने अंतर सरकारी समझौते के आधार पर, इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट्स के आधार पर फ्रांस की सरकार से भारतीय नौसेना के लिए, यहाँ के इंडियन नेवी के लिए ये जो सहायक उपकरण है वो हथियार इससे जुड़े हुए, सिम्युलेटर, कल पुर्जे, दस्तावेज और चालक दल के प्रशिक्षण और रसद समर्थन के साथ ही 26 रफाल समुद्री विमानों की खरीद के लिए भी आवश्यकता की स्वीकृति को यानी एओएन को स्वीकृति मंजूरी प्रदान कर दी है। आरेंद्र, बिल्कुल। अन्य देशों द्वारा समान विमान की तुलनात्मक खरीद कीमत सहित सभी प्रासंगिक पहलुओं को ध्यान में रखने के बाद
कीमत और खरीद की अन्य शर्तों पर फ्रांसीसी सरकार के साथ बातचीत की जाएगी। असीम, ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि तमाम मीडिया और तमाम जगहों पर कीमत को लेकर कई प्रकार के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अभी जबकि डीएसए ने इसकी मंजूरी दी है, तुलनात्मक आधार पर दोनों देशों की सरकारें ये तय करेंगी कि आखिर कीमत क्या होगी, किस प्रकार के साजो सामान होंगे, क्या एक व्यवहारिक पक्ष होगा, यानी कि निश्चित तौर से यह प्रक्रिया अब आगे बढ़ेगी कि आखिर कीमत क्या होगी। इसको लेकर जो अभी तक कयास लगाए जा रहे थे वो हवा हवाई कहा जा सकता है, कम से कम उसमें तथ्यात्मक सच्चाई नहीं थी। इसके अलावा भारतीय डिजाइन किए गए उपकरणों के एकीकरण और विभिन्न प्रणालियों के लिए रखरखाव, मरम्मत और संचालन यानी एमआरओ हब की स्थापना को उचित बातचीत के बाद अनुबंध दस्तावेजों में शामिल किया जाएगा। एमआरओ भी असीम आप जानते हैं ये बहुत जरूरी है क्योंकि मेंटेनेंस, ऑपरेशनल और रिपेयर, क्योंकि जब हम कोई एक ऐसा साजो सामान खरीदते हैं उसकी रख रखाव से लेकर उसका मेंटेनेंस, एमआरओ बहुत जरूरी होता है। क्या हम हर बार रख रखाव या कहते हैं ना गाड़ी की सर्विस कराने के लिए क्या उसको हम फ्रांस लेके जाएंगे? तो। नहीं, वो व्यवहारिक नहीं है। व्यवहारिक ये है कि वो हमारे पास मौजूद हो। तो यानी जो एमआरओ की व्यवस्था है ये भी इस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा होगी, जिसके लिए बातचीत की जाएगी, तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा। बिल्कुल। और साथ ही साथ डीएससी ने 3 अतिरिक्त स्कॉर्पियन पनडुब्बी की खरीद को भी मंजूरी प्रदान की है। और हम जानते हैं कि जब हम इंडो पैसिफिक की बात करते हैं, इंडियन नेवी की बात करते हैं, समुद्री शक्ति की बात करते हैं, इस तरह की स्कॉर्पियन जो पनडुब्बी है वो भारत के लिए, भारत की रक्षा पंथी के लिए कितना मजबूत है, इसकी खरीद को भी आज डीएससी ने मंजूरी प्रदान कर दी है, जिसका निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। उच्च स्वदेशी सामग्री वाली अतिरिक्त पनडुब्बियों की खरीद से न केवल भारतीय नौसेना के आवश्यक बल स्तर पर और साथ ही साथ परिचालन तत्परता को बनाए रखने में मदद मिलेगी, बल्कि डोमेस्टिक सेक्टर में भी एम्प्लॉयमेंट के बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर भी पैदा होंगे। और इससे मझगांव डॉक लिमिटेड को पनडुब्बी निर्माण में अपनी कैपेसिटी और इसकी जो विशेषज्ञता है उसको और बढ़ाने में भी काफी मदद मिलेगी। आर्येंद्र। बिल्कुल। और असीम, जिस बात का आप जिक्र विस्तार से कर रहे थे, स्कॉर्पियन जो पनडुब्बी है, निश्चित तौर से 2005 में भारत फ्रांस के बीच में एक सहयोग को एक आधार तैयार हुआ था। 6 स्कॉर्पियन क्लास की जो हमारे पनडुब्बी बनानी थी, ये फ्रांस की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ में हिंदुस्तान में उसका निर्माण हुआ। और अब हम सब जानते हैं कि कैसे दोनों देशों के इस संबंधों की वजह से ही शायद आज हमारी जो नौवहन की क्षमताएं हैं, जो रक्षा क्षमताएं हैं, वो बहुत बेहतर हुई हैं और हम खुद आत्मनिर्भर हुए इस दिशा में। और अब एक तरीके से 3 और ऐसी पनडुब्बियां आएंगी तो निश्चित तौर से हमारी रक्षा क्षमताएं बढ़ेंगी। तो वहीं इस पूरे इलाके में, क्योंकि भारत एक न्यूट्रल तरीके से नौवहन की स्वतंत्रता का पक्षधर रहा है, तो उस लिहाज से, इंडो पैसिफिक के लिहाज से, तो ऐसे में भारत का मजबूत होना इस पूरे क्षेत्र के लिए बेहतर संकेत के तौर पर। और आनंद, आप ही की बातों को आगे बढ़ाते हुए, जो कि हम जानते हैं कि इस तरह की जो रक्षा पंक्ति है वो कितना मजबूत है, और खासकर जब आपने कहा कि नौवहन, स्वतंत्र नौवहन की बात हो, फ्री एंड ओपन पैसिफिक की बात होती है, और ये जो यात्रा प्रधानमंत्री अब से कुछ देर के बाद फ्रांस में होंगे, वहाँ के जो फ्रांस के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं एमेनुअल मैक्रों, उनके साथ उनकी बातचीत होगी। हर कोई इस बात को लेकर कह रहा है कि जो रक्षा क्षेत्र है, जो रक्षा संबंधित जो समझौते हैं उस पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की बात होगी, तमाम जो द्विपक्षीय रिश्ते हैं और जो ये क्षेत्र हैं उस पर बहुत ही विस्तार से दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों के बीच में बातचीत होने वाली है। जल्दी से कुछ तस्वीरें भी आगे दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 दिन की विदेश यात्रा पर फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के लिए रवाना हो चुके हैं। अपनी यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की राजधानी पेरिस अब से थोड़ी ही देर बाद पहुंचने वाले हैं। पहले चरण में प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। इस वर्ष भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से द्विपक्षीय वार्ता के अलावा फ्रांस के प्रधानमंत्री सीनेट और नेशनल असेंबली के अध्यक्ष से भी मुलाकात करेंगे। पीएम प्रधानमंत्री मोदी पेरिस में राजकीय भोज में भी शामिल होंगे। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री मोदी 15 तारीख को अबू धाबी के लिए रवाना होंगे। और बिल्कुल, और हम जैसे बता रहे हैं कि आपको 2 देशों की ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा है, इसमें पीएम मोदी न सिर्फ तमाम द्विपक्षीय मसलों पर विस्तार से बातचीत करेंगे, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर भी विचार विमर्श होगा। और हम जानते हैं आर्येंद्र की अब से कुछ देर पहले जब पीएम रवाना होने वाले थे, उस दौरान उन्होंने फ्रांस के एक अखबार को इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ, जिसमें कि भारत है, और ग्लोबल नॉर्थ के बीच में भारत एक मजबूत कंधे के तौर पर, एक ब्रिज के तौर पर, एक सेतु के तौर पर काम करने के लिए, अपनी जिम्मेदारियों को उठाने के लिए बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल, ग्लोबल साउथ की एक मजबूत सशक्त आवाज बनकर भारत लगातार उभरा है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन फ्रांस और यूएई की यात्रा पर जाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने उम्मीद जताई है कि दोनों देशों के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को नई रफ्तार मिलेगी। आइए देखते हैं कि प्रधानमंत्री ने अपने इस बयान में क्या कुछ मुख्य बातें कही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
फ्रांस और यूएई की यात्रा पर जाने से पहले उम्मीद जताई है कि उनका ये दौरा दोनों देशों के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को एक नई ऊर्जा देगा। पीएम ने कहा है कि मैं अपने मित्र फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर 13 से 14 जुलाई तक आधिकारिक यात्रा पर फ्रांस की यात्रा कर रहा हूं। पीएम ने कहा है कि उनके लिए यह यात्रा विशेष है क्योंकि मैं फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस या बैस्टिल दिवस समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में राष्ट्रपति मैक्रों के साथ शामिल होऊंगा। भारतीय त्रिसेवा दल बैस्टिल डे परेड का हिस्सा होगा, जबकि भारतीय वायुसेना के विमान इस अवसर पर फ्लाई पास्ट करेंगे। इस वर्ष भारत फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ है। गहरे विश्वास और प्रतिबद्धता में निहित हमारे दोनों देश रक्षा, अंतरिक्ष, सिविल न्यूक्लियर, ब्लू इकोनॉमी, व्यापार, निवेश, शिक्षा, संस्कृति और लोगों से लोगों के बीच बातचीत सहित विभिन्न क्षेत्रों में आपस में सहयोग करते हैं। हम क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी मिलकर काम करते हैं। मैं राष्ट्रपति मैक्रों से मिलने और अगले 25 वर्षों में इस दीर्घकालिक साझेदारी को आगे बढ़ाने पर व्यापक चर्चा करने के लिए उत्सुक हूं। 2022 में फ्रांस की मेरी आखिरी आधिकारिक यात्रा के बाद से मुझे राष्ट्रपति मैक्रों से कई बार मिलने का अवसर मिला है। हाल ही में मई 2023 में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान हिरोशिमा, जापान में उनसे मुलाकात हुई। मैं राष्ट्रपति सहित फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न, सीनेट के अध्यक्ष जेरार्ड लार्चर और नेशनल असेंबली के अध्यक्ष येल ब्रून पीवेट के साथ अपनी बातचीत के लिए भी उत्सुक हूं। अपनी यात्रा के दौरान मुझे भारतीय समुदाय, दोनों देशों के प्रमुख सीईओ के साथ साथ प्रमुख फ्रांसीसी हस्तियों से मिलने का अवसर मिलेगा। मुझे विश्वास है कि मेरी यात्रा हमारी रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान करेगी। पेरिस से मैं 15 जुलाई को आधिकारिक यात्रा के लिए अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा करूंगा। मैं अपने मित्र संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मिलने के लिए उत्सुक हूं। भारत और यूएई व्यापार, निवेश, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा, फिनटेक, रक्षा, सुरक्षा और लोगों के बीच मजबूत संबंधों जैसे व्यापक क्षेत्रों में जुड़े हुए हैं। पिछले साल दोनों देश साझेदारी के भविष्य पर एक रोडमैप पर सहमत हुए थे और मैं उनके साथ इस बात पर चर्चा करने के लिए उत्सुक हूं कि हमारे संबंधों को और गहरा कैसे किया जाए। यूएई इस साल के अंत में UNFCCC के 28वें सम्मेलन की मेजबानी करेगा। मैं ऊर्जा परिवर्तन और पेरिस समझौते के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए कार्रवाई में तेजी लाने की दिशा में वैश्विक सहयोग को मजबूत करने पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए भी उत्सुक हूं। मुझे विश्वास है कि यूएई की मेरी यात्रा हमारी व्यापक रणनीतिक साझेदारी में एक नए अध्याय की शुरुआत करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और पीएम मोदी ने भारत फ्रांस के जो स्ट्रैटेजिक रिलेशन हैं, रणनीतिक संबंध हैं, उनको दोनों देशों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बताया। पीएम ने एक फ्रांस के अखबार लेज इको को दिए गए इंटरव्यू में ग्लोबल साउथ और पश्चिमी देशों के बीच यानी ग्लोबल नॉर्थ के बीच एक पुल के रूप में भारत की भूमिका पर जोर दिया। साथ ही पीएम ने कहा कि भारत वैश्विक मंचों पर अपना उचित स्थान हासिल कर रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी फ्रांस यात्रा को लेकर फ्रांस के अखबार लेज इको को साक्षात्कार दिया। साक्षात्कार में पीएम मोदी ने भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के 25 साल पूरे होने पर बात की। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों के रिश्ते अब एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं। महामारी के बाद की वैश्विक व्यवस्था और इसके आकार के नजरिए से देखें तो भारत फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी का सकारात्मक अनुभव एक महत्वपूर्ण कदम है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के अगले 25 वर्षों के रोडमैप पर काम करने के लिए तत्पर है। पीएम ने कहा कि दोनों देशों का रिश्ता मजबूत, विश्वसनीय और सुसंगत है। यह हर तूफान में भी स्थिर और लचीला रहा है। भारत और फ्रांस के रिश्तों पर बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली अहम साझेदारियों में से एक है। साथ ही कहा कि हमारी साझेदारी का मकसद एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी, सुरक्षित और स्थिर हिंद प्रशांत क्षेत्र को आगे बढ़ाना है। पीएम ने कहा कि भारत और फ्रांस की साझेदारी के साथ यूरोपीय संघ भी शामिल होगा, जिसकी अपनी हिंद प्रशांत रणनीति है। अपने साक्षात्कार में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को ग्लोबल साउथ का मजबूत कंधा बताया। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ को अगर ऊंची छलांग लगानी है तो भारत उसे आगे बढ़ाने के लिए मजबूत कंधा हो सकता है। ग्लोबल साउथ के लिए भारत ग्लोबल नॉर्थ के साथ एक सेतु का काम कर सकता है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि इस सेतु या इस कंधे को मजबूत करने से ही ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के संबंध मजबूत हो सकते हैं और ऐसा होने से ग्लोबल साउथ खुद मजबूत हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की वकालत भी की। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद दुनिया की बात करने का दावा कैसे कर सकता है जब दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश ही इसका स्थायी सदस्य नहीं है। प्रधानमंत्री ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर साक्षात्कार में कहा कि 2047 में भारत की स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होने पर इसे एक विकसित अर्थव्यवस्था में बदलना है। इस मकसद से 2014 से ही प्रमुख आर्थिक सुधारों की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि भारत अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। अमेरिका से मजबूत हो रहे रिश्ते पर पूछे गए सवाल पर पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 9 सालों में भारत और अमेरिका के रिश्ते नए स्तर पर पहुंचे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए बढ़ती चुनौतियों के बीच हमारी साझेदारी तात्कालिकता और उद्देश्य की भावना से आगे बढ़ रही है। पीएम ने स्वतंत्र, खुले, समावेशी और संतुलित हिंद प्रशांत क्षेत्र को भारत और अमेरिका का साझा लक्ष्य बताया। पीएम मोदी ने साक्षात्कार के दौरान भारत की सॉफ्ट पावर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत के सिनेमा और संगीत की वैश्विक पहुंच, आयुर्वेद चिकित्सा के लिए नई पहलों और योग की दुनिया भर में सफलता भारत की सॉफ्ट पावर को दिखाता है। भारत के दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बनने पर पूछे गए सवाल पर पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत दुनिया का सबसे युवा देश है और हमारे युवा भारत की सबसे मजबूत संपत्ति हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब दुनिया के कई देश बूढ़े हो रहे हैं और उनकी आबादी कम हो रही है, तो भारत का युवा और कुशल कार्यबल आने वाले दशकों में दुनिया के लिए एक संपत्ति होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बेहद महत्वपूर्ण एक तरीके से असीम ये दौरा प्रधानमंत्री का अपडेट भी दे दे अपने दर्शकों को। बिल्कुल, ये अपडेट भी हम देंगे। प्रधानमंत्री जो है एक तो फ्रांस जो है पहुंच गए हैं और बहुत जल्दी हम तस्वीरें भी दिखाएंगे तमाम दर्शकों को कि प्रधानमंत्री जो पहुंचे हैं फ्रांस में और उसके बाद में किस तरीके से यहां से उनका व्यस्त कार्यक्रम की शुरुआत होगी। 2 खास मेहमान भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। गुरजीत सिंह जी, जो कि भारत के पूर्व राजदूत, जर्मनी में भी रहे, तमाम अन्य देशों में भी अपने सेवाएं दे चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा अतुल अनेजा जी हमारे साथ पर जुड़ गए, विदेश मामलों के जानकार है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। एम्बेसडर गुरजीत सिंह जी, पहला सवाल यही, क्योंकि अब से कुछ देर पहले ही ये खबर आई कि जो रक्षा संबंधी जो अधिग्रहण की समिति थी उसने ये फैसला किया है जो मरीन के राफेल विमान है उसके अधिग्रहण को लेकर और साथ ही साथ स्कॉर्पियन पनडुब्बी जो 3 है उसको लेकर। तो अब ये लगभग तय होता सा दिखाई पड़ रहा है कि अब भारत और फ्रांस के इस संबंध के 25वें वर्ष का जो एक आधार तैयार हुआ है, यहां से हम एक नई छलांग लगाते दिखाई पड़ेंगे रक्षा सहयोग में। धन्यवाद। ये जो आपने कहा बिल्कुल ठीक कहा। इस बारी प्रधानमंत्री के विजिट से पहले पूरा होमवर्क तैयार है और ये जो अप्रूवल कमिटी से मिले हैं, इसका मतलब ये है कि हमारी तरफ से सब कुछ ओके है कि हम इतने रफाल और ये पनडुब्बियां लेने को तैयार हैं। और ये अप्रूवल मेरे ख्याल में तो तब तक नहीं आता जब तक फ्रांस से पूरी बातचीत नहीं हो गई होती। तो ये तो मैं समझता हूं बड़ी अच्छी बात है कि सब कुछ तय है और जब प्रधानमंत्री वहां जाएंगे ये अग्रीमेंट साइन हो जाएगा और अनाउंस हो जाएगा और ये भारत और फ्रांस के जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है उसके लिए एक और बड़ा कदम आगे है। इसका मैं स्वागत करता हूं। अतुल सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हमने ये कहा कि अब से कुछ देर पहले ही रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में इस पूरे डील को फाइनलाइज किया गया। अब इस पे हम लोग काम आगे बढ़ाएंगे। हम जानते हैं कि 25 वर्ष स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप के हो रहे हैं भारत और फ्रांस के बीच में, और हम जानते हैं कि 2017 से लेकर अगर 2021 की बात की जाए तो अतुल सर, भारत के लिए अगर दूसरा सबसे बड़ा कोई डिफेंस को लेकर आपूर्ति करता रहा है और भारत जिससे आयात किया वो फ्रांस दूसरे नंबर पर रहा है। ऐसे में ये जो डील होने जा रही है, जबकि प्रधानमंत्री वहां पे आप पहुंच चुके हैं पेरिस में, भारत और फ्रांस के रक्षा क्षेत्र के लिहाज से आप इस डील को कितना अहम मानते हैं? असीम जी, ये एक तरह से
और जो उसमें तीव्रता आ गई है, जो हमारा डिफेंस रिलेशनशिप है, बल्कि एक नए लेवल पे हो गया है। अब इसका एक कॉन्टेक्स्ट है, एक संदर्भ है कि इंडियन एयरफोर्स के पास ऑलरेडी 36 राफेल लड़ाकू विमान है, और हमारा जो नेवल वर्जन है 26 उसमें भी आ जाएंगे। तो मिलिट्री सिर्फ ये एक इंडिया फ्रांस बायलैटरल रिलेशनशिप से नहीं इसको देखा जा सकता, लेकिन ये जो दोनों कंट्रीज की इंडो पैसिफिक को लेके एक सोच है, फ्री एंड ओपन पैसिफिक होना चाहिए। भारत का मैरिटाइम वर्जन या नेवल स्ट्रेंथ इससे बढ़ती है तो उससे इंडो पैसिफिक पे भी असर, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ बायलैटरल नहीं है, बट लेकिन ज्यादा जियोपॉलिटिकल है और इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है उसके ऊपर आता है। एक नया लेवल है, हम देख रहे हैं कि नेवल वर्जन, नेवी के ऊपर इस वक्त, या नेवल वर्जन जो है एयरक्राफ्ट का, उसके ऊपर ज्यादा इस वक्त फोकस है। 3 सबमरीन्स भी आ रही हैं, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स को कहते हैं। ऑलरेडी 5 या 6 ऑलरेडी हमारे पास कमीशन है, 3 और ये आ जाएगी। तो सबमरीन आर्म जो है इंडिया का, इसमें एक तरह से बदलाव आ रहा है, एक नई पनडुब्बियां आ रही हैं, पुरानी फेज आउट हो रही है। तो एक रोबस्ट तरह की सबमरीन आर्म इंडिया की बन रही है, और ये सबमरीन ऑर्डिनरी सबमरीन नहीं है, ऐसे इसके इनको कहते हैं एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन। ये जो पनडुब्बियां हैं ये बहुत देर तक जो है पानी के नीचे रह सकते, और इसलिए सर्वाइवेबिलिटी भी ज्यादा है और स्टेल्थ ज्यादा है। तो इसलिए इनका जो इम्पैक्ट है, जो फाइटिंग कैपेसिटी है, वो जो पुरानी कन्वेंशनल सबमरीन थी उससे कहीं ज्यादा है। तो एक तरह से ये एक कटिंग एज की तरह से ये नई डील्स हो रही हैं, और ये दर्शाता है कि भारत और फ्रांस अब नए लेवल के स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप, सिर्फ बायर सेलर रिलेशनशिप नहीं रहा, लेकिन एक तरह से को डेवलपमेंट के ऊपर आए हैं। और दूसरी बात यह है कि रीजन के लिए जो है उसको देखते हुए आया है, सिर्फ एक दूसरे की जो क्षमता है उसको जोड़ते हुए एक लार्जर फुटप्रिंट की तरह आ रहा है। ऐसे में अतुल सर, मेरा सवाल एक और होगा, फिर आनंद पूछेंगे आपसे सवाल। मेरा सवाल सर ये कि भारत का जो सागर डॉक्ट्रिन है, उस सागर डॉक्ट्रिन के अनुकूल ये सारी चीज़ें होनी स्वाभाविक हैं, या भारत इंडो पैसिफिक में जो भारत का एक स्ट्रैटेजिक एक इम्पोर्टेंस है जियोग्राफिकली, उस लिहाज से भी इस डील को और इस तरह की एक्विजिशन को, इस तरह के डील को बहुत इंपॉर्टेंस भारत को देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हमारा डॉक्ट्रिन किसी पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर केंद्रित नहीं है। उसके लिए एक तीसरी ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहते हैं ऑकस, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक मिलिट्री डायमेंशन है। जहां तक भारत का सवाल है, वो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, वो एक इंक्लूसिव है, वो कह भी नहीं रहे कि ये इसके ऊपर किसी पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर टारगेटेड है। लेकिन क्षमता जरूरी है ताकि डिफेंसिव कैपेबिलिटी हो कि कोई और जो यहाँ की ट्रेड और कॉमर्स की लाइफ लाइन्स है, कोई उसको ना रोक सके। उसके लिए एक जरूरी है कि आपकी क्षमता हो, मिलिट्री क्षमता। आप देख रहे हैं कि इंडो पैसिफिक में हमारा जो क्वाड भी है, उसका भी ज्यादा रोल सिविलियन वैक्सीन डेवलपमेंट, सप्लाई चेन्स उसके ऊपर आ गया है। तो ये कहना कि ये सारा कुछ जो हो रहा है ये चीन के ऊपर केंद्रित हो रहा है, मेरे को लगता है वो गलत। लेकिन कैपेबिलिटी बनाना जरूरी है कि कोई भी देश जो है हमारे जो कोर नेशनल इंटरेस्ट है उसमें बाधा ना हो। बिल्कुल, भारत इस बात को स्पष्टता से कहता है कि खुले मुक्त इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिहाज से अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए वो लगातार सहयोगी मित्र देशों के साथ में आगे बढ़ रहा है। एमएसडब्ल्यू गुरजीत सिंह जी, ये सवाल क्योंकि हम रक्षा क्षेत्र के लिहाज से भारत और फ्रांस के संबंधों को देखें, वायुसेना के लिए राफेल और उसके बाद में अब नौसेना के लिहाज से भी राफेल, और बात यहाँ से आगे बढ़ती नजर आ रही, क्योंकि बायर सेलर तक ही बात नहीं, भले ही दूसरे नंबर का सबसे बड़ा रक्षा उपकरण का आपूर्तिकर्ता देश फ्रांस है, लेकिन अब बात को डेवलपमेंट, को प्रोडक्शन तक और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहा है। आपको लगता है कि जब हम इस रणनीतिक 25 वर्ष का एक सफर तय कर रहे हैं, यहाँ से जब आगे रक्षा सहयोग बढ़ाने की बात होगी, तो इस दिशा में हमें कुछ एक बड़ा होता हुआ दिखाई पड़ेगा? धन्यवाद। तो आपने ये बिल्कुल ठीक फरमाया कि 25 साल हो गए हैं हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को, जिसमें हमने रूस पे निर्भरता कम की और फ्रांस पे बढ़ाई, और अब अमेरिका पे बढ़ाई जा रही। तो लेकिन जो रूस की तरफ से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता था, वो फ्रांस और अमेरिका की तरफ से अभी नजर नहीं आया है। हालांकि अभी
जब प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे तो इंजन्स की बात हुई थी। मैं यही बात को देख रहा हूं कि अभी इस विजिट पर कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, आपने एमआरओ की बात की, ये चीजें यहां भारत में शुरू होगी कि नहीं। दूसरी बात यह है कि सिर्फ रफाल ही नहीं, भारत बहुत सारे सिविलियन एयरक्राफ्ट एयरबस से लेता है। और आपको याद होगा जब एयर इंडिया का ऑर्डर हुआ था तो प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट मैक्रोन भी उन्होंने अपनी प्रशंसा जाहिर की थी। लेकिन एयरबस ने आज तक 500 हवाई जहाज तो इंडिगो के ऑर्डर पे है, 250 हवाई जहाज एयर इंडिया के ऑर्डर पे है, लेकिन आज तक एयरबस ने भारत में कुछ चीज बनाने की कोशिश नहीं की जो अमेरिका के बोइंग ने की है। इसलिए फ्रांस का ये रवैया जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको अपनी तरफ से थोड़ा और निभाना पड़ेगा। लेकिन ऐसे में अतुल सर, जिस बात का जिक्र गुरजीत सर कर रहे हैं कि हमने देखा अभी जब पीएम वॉशिंगटन में थे, अमेरिका में थे, और जिस तरह से वहाँ पे स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप की एक नई छलांग हमने देखने को मिली, वो रिलेशनशिप यूएस के साथ, इंडो यूएस रिलेशनशिप से अगर हम तुलना करें, स्ट्रेटजिक जो रिलेशनशिप फ्रांस के साथ इंडिया का रहा है, क्या कुछ आप समानताएं पाते हैं और अभी उस गोल को अचीव करने में भारत और फ्रांस को और क्या कुछ कदम उठाने की जरूरत है? असीम जी, ये एक तरह से जीरो सम गेम नहीं है। हमारा जो अमेरिका के साथ है उसका पोटेंशियल बहुत है, वो अपना एक ट्रैक चल रहा है, और भारत और फ्रांस का भी एक तरह से चल रहा है, क्योंकि हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में हैं और किसी भी एक पावर के साथ नहीं जाएंगे। हमारा जो ट्रैक है तीनों के साथ चलेगा, यूएस के साथ, फ्रांस के साथ और रशिया के साथ। तो एक तरह से अब जो स्पिरिट है वो है कि ये यहाँ पर इंडिया में बनाया जाए, चाहे जिस भी कंट्री से आए, तो वो एक स्पिरिट इस टाइम से अलग तरीके से हम देख रहे हैं अपने रिलेशनशिप। जहां तक फ्रांस के साथ है उसका एक यूनिक यूएसपी है। आप देख रहे हैं कि मिराज 2000 भारत में 80s में आए, उसके बाद सबमरीन्स आ गई हैं, और अब जो है एविएशन के ऊपर जो है सिविलियन भी हैं एयरक्राफ्ट और मिलिट्री भी हैं, राफेल आ गए हैं। C295 एयरक्राफ्ट जो एक मीडियम लिफ्ट एयरक्राफ्ट होगा, हमारे AN-32 प्लेन्स होते थे जो रशिया से होते थे, उसकी रिप्लेसमेंट के लिए शायद आ रहा है, क्योंकि 57 का शायद इसका एक ऑर्डर है या ये टारगेट है। तो एक तरह से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं जो हम यूएस से कर रहे हैं और फ्रांस के साथ कर रहे हैं। कुछ चीजें तो कॉमन है, जैसे इंजन्स हैं, साफरान जो फ्रेंच इंजन मैन्युफैक्चरर है और जी ये आपस में कोलैबोरेटर, और भारत उनसे इंजन लेगा। तो एक तरह से हम पूरी तरह से इसको सील नहीं कर सकते। आजकल जो प्रोडक्शन भी होती है बड़े देशों में, उसमें इंटरडिपेंडेंस होती है कि जैसे एयरबस है, एयरबस में और भी यूरोपियन देश शामिल होते हैं, उसी तरह से अमेरिका भी कई प्रोडक्ट्स में है शामिल है। तो मुझे लगता है कि दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप्स हैं और मिलिट्री रिलेशनशिप भी उसको दर्शा रहा है। बिल्कुल, और शायद भारत का हर देश के साथ में एक अलग एक रिश्ता है, और उस रिश्ते के तहत कहा जाए तो कैसे आगे बढ़ा जाना, उसकी संभावनाएं, पोटेंशियल, गुंजाइशें बहुत हैं, और शायद उसी दिशा में लगातार प्रधानमंत्री मोदी काम करते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री की मौजूदा फ्रांस यात्रा से भी हम यही उम्मीद करते हैं। एम्बेसडर गुरजीत सिंह जी, एक महत्वपूर्ण चीज़, क्योंकि हम रक्षा सहयोग को लेकर लगातार बात करेंगे, लेकिन फ्रांस के बैस्टिल डे परेड के समय जो उनका राष्ट्रीय दिवस के तौर पर है, प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया जाना, ये भारत के लिए एक बहुत बड़े सम्मान की बात है, क्योंकि हर साल वहां पर इस परेड में कोई विदेशी मेहमान आए ये जरूरी नहीं। 2017 में इससे पहले आए थे अमेरिका के उस वक्त के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, और भारतीय टुकड़ी वहां पर परेड में शामिल होगी, ये भी एक बड़े सम्मान की बात है। ये पहली बार होने जा रहा है। तो आपको लगता है कि ये भी एक तरीके से समानता के साथ में, सम्मान के साथ में सहयोग को आगे बढ़ाने का एक आधार तैयार करने का फ्रांस की ओर से सीधा एक संकेत दिखाई पड़ता है? बहुत ही स्पेशल संकेत, बहुत ही स्पेशल। जैसे आपने कहा, ये हर साल तो होता नहीं है, 5 साल पहले किया और इस बार ही प्रधानमंत्री मोदी को बुलाया। और इस समय आप कॉन्टेक्स्ट देखें, अभी नेटो की शिखर सम्मेलन खत्म हुआ है, तो नेटो के कई लीडर इस समय यूरोप में कई देशों में विजिट कर रहे हैं, वो विल्नियस की समिट के बाद। तो फ्रांस किसी भी नेटो एलाई के लीडर को इस समय बुला सकता था।
लेकिन उन्होंने वो नहीं चूज किया, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को बुलाया। तो ये उन्होंने नेटो से अलग होकर भारत की ओर एक जो हाथ बढ़ाया है, ये बहुत प्रशंसाजनक है कि उन्होंने हमें सम्मान दिया, प्रधानमंत्री को सम्मान दिया और उनके जरिए पूरे भारत को एक सम्मान दिया है। जब मतलब जो ये मित्रता है, ये साझेदारी है, ये दुनिया में एक पार्टनरशिप फॉर गुड करना चाहती है। ऐसे में गुरजीत सर, मेरा सवाल आपसे कि इस बहुत ही ऐतिहासिक मौके पर फ्रांस द्वारा पीएम मोदी को बुलाना, अपने बैस्टिल डे परेड में उन्हें विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल कराना, क्या इस बात के ये संकेत, ये मायने निकाले जाएं कि ग्लोबल साउथ, जिस बात का जिक्र पीएम ने अपने इंटरव्यू में कहा कि ग्लोबल साउथ के चैंपियन के तौर पर, एक लीडर के तौर पर पूरे ग्लोबल साउथ का जो प्लेटफॉर्म है उस पर भारत का अपना दबदबा कायम किए हुए है एक लीडर के तौर पर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिस पर भारत उन तमाम देशों की वॉइसेस को उस एक मंच प्रदान कर रहा है। ऐसे में न सिर्फ यूरोप बल्कि अमेरिका, हर कोई देखना चाह रहा है और देख रहा है कि किस तरह से मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार ग्लोबल फोरम पर आगे बढ़ता जा रहा है, और उसी दमखम को आंकते हुए, समझते हुए फ्रांस ने यह फैसला किया है। दो मुद्दे भारत की ओर थे और दो मुद्दे फ्रांस की ओर से। इस ये विषय भारत की ओर से, जैसे आपने कहा, इस साल ग्लोबल साउथ का नेतृत्व भारत ने लिया है और उसकी आवाज बना है जी। और G20 में भारत ने जो ग्लोबल साउथ की प्रायोरिटीज है उनका निरीक्षण किया और उनको शामिल किया, और ये कोशिश की कि जो यूक्रेन की जंग है उससे ग्लोबल साउथ की जो जरूरतें हैं उनकी अवहेलना ना हो। इसमें फ्रांस हमारे साथ, आप देखिए कि जो नेटो का ऑफिस जापान में खुलना था, ये नेटो शिखर सम्मेलन में फ्रांस ने उसको अपोज किया, तो वो अभी उसकी एक अप्रूवल नहीं हुआ है। दूसरी बात है, भारत और फ्रांस, ये अतुल जी ने भी कहा कि इंडो पैसिफिक में एक स्थिरता और साझेदारी आपस में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और यूएई के साथ एक त्रिकोणीय कोऑपरेशन हम शुरू करने की स्थिति में। अब अगर आप फ्रांस की तरफ से देखें तो फ्रांस ने हमेशा ये कोशिश की है कि वो यूरोप प्लस नीतियां बनाए, और भारत के साथ ये साझेदारी में फ्रांस अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, अपनी यूरोप प्लस नीति स्पष्ट कर रहा है। दूसरा, जैसे कि जब प्रधानमंत्री यूएस गए थे और राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा था कि आपके जो एयरक्राफ्ट ऑर्डर है उससे 1 मिलियन अमेरिकन को जॉब्स मिलती है जी। अब फ्रांस ने तो ये बोला नहीं है, लेकिन आप देखिए कितने हवाई जहाज, रफाल और एयरबस के ऑर्डर हुए हैं, और ये सब बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है फ्रांस में। और इस समय जो फ्रांस के अंदरूनी हालात है उसमें ये बहुत जरूरी है उनके लिए, उनकी इकोनॉमी के लिए, कि वहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आगे बढ़े। जी गुरजीत जी, आप जो बात कह रहे हैं वो एक तरीके से ये है कि भारत की वजह से जैसे अमेरिका में उनकी अर्थव्यवस्था को एक बड़ा संबल और सहयोग मिलता है, वहाँ रोजगार पैदा होते, उसी तरीके से इस प्रकार का जो आर्थिक सहयोग भारत का फ्रांस के साथ बढ़ रहा है उसमें भी उसकी अर्थव्यवस्था को एक सहयोग मिलता है, रोजगार के अवसर नए पैदा होते हैं। भले ही वो नंबर्स में स्वीकारते नजर ना आए, लेकिन ये इस वक्त का सच है, और ये सच की वजह से ही शायद आज ये संबंध और तेज गति से आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। अतुल अनैया जी, जो सवाल मैं एम्बेसडर गुरजीत सिंह जी के पास लेके गया था कि बैस्टिल डे परेड में प्रधानमंत्री मोदी का बुलाया जाना, ये अपने आप में किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को भारत के प्रधानमंत्री के नाते ही नहीं बल्कि एक वैश्विक नेता के नाते, और जिस बात का जिक्र मेरे सहयोगी असीम कर रहे थे, ग्लोबल साउथ की एक मजबूत आवाज के नाते भी उनकी एक स्वीकारता, उनकी एक मौजूदगी को साफ तरीके से दिखाता नजर आता है। अरिंदर जी, बिल्कुल ये तरह से भारत को रिकग्निशन मिल रही है कि ये एक। अतुल जी, आपको मैं रोकना चाहेंगे, ये तस्वीरें इस वक्त हम फ्रांस के पेरिस से दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी इस यात्रा के तहत जब पहुंचे हैं वहां पर, तो ये इस वक्त की तस्वीरें, प्रधानमंत्री वहां पहुंचे और फ्रांस में अपनी इनकी 2 दिन की इस यात्रा की एक शुरुआत एक तरीके से हुई है, और प्रधानमंत्री का विशेष विमान
फ्रांस पेरिस पहुंचा है और प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए तमाम फ्रांस के बड़े लोग इस वक्त पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधे तस्वीरें हमारे सहयोगी सुधाकर दास इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। प्रधानमंत्री की इस यात्रा को कवर करने के लिए पहुंचे हुए हैं सुधाकर दास। सुधाकर, किस तरीके से प्रधानमंत्री की अब इस यात्रा की शुरुआत होगी और आगे के कार्यक्रमों का थोड़ा सा ब्यौरा दीजिए। हम सब कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी सुधाकर से बात करने के लिए, लेकिन निश्चित तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुंचना। जी सुधाकर, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? आपको मेरी आवाज? जी जी, मेरी आवाज आपको मिल रहा है? जी हम सुन पा रहे हैं। सुधाकर, अपनी बात पूरी रखें। प्रधानमंत्री का इस दौरे के क्या मायने और किस तरीके से ये बेहद महत्वपूर्ण? देखिए आर्यन, बेहद ही ऐतिहासिक दौरा, और आपने तस्वीरों में देखा फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न ने उनको रिसीव किया यहाँ एयरपोर्ट पर। तो आप समझ सकते हैं दौरे की शुरुआत हुई है पीएम मोदी की टीम की समकक्ष एलिजा बोर्न, तो उन्होंने पीएम मोदी को रिसीव किया और उनको गार्ड ऑफ ऑनर किया जा रहा है पीएम मोदी को। और ये तस्वीरें मैं आपको रोकना चाहूंगा, हम वहाँ के एम्बियंस अपने दर्शकों को सुनाना चाह रहे हैं, ये सुनिए। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त पेरिस से आप देख रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न पहुंची हैं। रेड कारपेट प्रधानमंत्री के स्वागत सत्कार के लिए हमने देखा किस तरीके से भारत का राष्ट्रीय गान वहां पे बजाया गया, उसके बाद फ्रांस के राष्ट्रीय गान की धुन भी हमने सुनी है और प्रधानमंत्री के इस दौरे की एक तरीके से शुरुआत हुई है। गार्ड ऑफ ऑनर भी असीम प्रधानमंत्री को दिया गया। ये साफ तौर से दिखाता है प्रधानमंत्री के प्रति, भारत के प्रति फ्रांस के सम्मान। बिल्कुल, और इस सम्मान को इन तस्वीरों से समझा जा सकता है कि फ्रांस की प्रधानमंत्री खुद अगवानी के लिए आई हैं, एलिजाबेथ बोर्न, और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी की। आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। तो ये समझ सकते हैं किस तरह से, चूंकि विशिष्ट अतिथि भी हैं, कल बैस्टिल डे परेड होना है और उस परेड के विशिष्ट अतिथि के तौर पर फ्रांस ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया है। इसलिए भी ये बहुत ही ख़ास मेहमान नवाजी, ये ख़ास अगवानी की जा रही है फ्रांस की तरफ से, जहाँ की खुद वहाँ की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न एयरपोर्ट पर पहुंची हुई हैं। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं वो प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी करते हुए, साथ साथ चलते हुए वहाँ पे गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पहले भारत के धुन, उसके बाद फ्रांस के राष्ट्रीय धुन, और इस वक्त इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं भारत और फ्रांस के बीच गहरे होते संबंधों को, जब वहाँ की पीएम खुद अगवानी के लिए पहुंची। बिल्कुल, और निश्चित तौर से भारत के लिए, भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण और सम्मान का एक पल, क्योंकि रेड कारपेट बिछाया है फ्रांस ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए और भारत को
एक तरीके से जो सम्मान दिया अपने राष्ट्रीय दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया और उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचे हुए हैं। गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है, खुद फ्रांस की प्रधानमंत्री उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे एलिजाबेथ बोर्न, और ये अपने आप में दर्शाता है। और तमाम अन्य लोग भी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इस वक्त तस्वीरों में दिखाई पड़ रहे हैं, अजीत डोभाल साहब, इसके अलावा विदेश सचिव और तमाम अन्य महत्वपूर्ण लोग जो कि भारतीय एक तरीके से शिष्टमंडल का हिस्सा भी है, जो प्रधानमंत्री के साथ में इस वक्त मौजूद है। तो वहीं फ्रांस के ओर से तमाम अन्य आला अधिकारियों, तमाम अन्य लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त परिचय प्राप्त करते हुए, जानकारी हासिल करते हुए, और अब यहाँ से प्रधानमंत्री के आज के इस आधिकारिक दौरे की शुरुआत होने जा रही। संभवतः सुधाकर दास हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अगर सुधाकर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो अब आगे के कार्यक्रम के लिहाज से जानकारी हम हमारे साथ साझा करें। सुधाकर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? असीम, हम कोशिश करेंगे सुधाकर से संपर्क करने के लिए, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण थी कि फ्रांस ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए रेड कारपेट बिछाया, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया एयरपोर्ट पर ही। ये भी एक विशिष्ट सम्मान के प्रोटोकॉल के तहत असीम साफ तौर पे देखा जा सकता है। मिस्टर गुरजीत जी, मुझे लगता है इस पर शायद एक बेहतर कमेंट कर सकते हैं। सर, इस सम्मान को किस तरीके से देखा जाए? एयरपोर्ट पे गार्ड ऑफ ऑनर, रेड कारपेट बिछाया हुआ है फ्रांस ने भारत के प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। इसको कहते हैं लेइंग इट ऑन। लेइंग इट ऑन मतलब जितना दिल खोलकर आप स्वागत करो, ये किया जा रहा है। उनकी खुद प्रधानमंत्री, जो प्रोटोकॉल में अगर आप देखें तो वो प्रधानमंत्री मोदी की प्रोटोकॉल इक्वल है, वो खुद आई हैं। और आपने देखा ये भव्य गार्ड ऑफ ऑनर जो स्टेट विजिट पे दिया जाता है। तो फ्रांस इसको कहते हैं पुलिंग आउट ऑल द स्टॉप्स। जी, प्रधानमंत्री मोदी को आप सलामी दीजिए, क्योंकि वो विश्व के एक महान नेता हैं और इस समय उनके साथ हाथ जोड़ मिलाकर जी हम विश्व में अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ा सकते। बिल्कुल अमरिंदर सिंह, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे सहयोगी सुधाकर दास हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, पेरिस से ही प्रधानमंत्री की इस यात्रा को उनके साथ कवर कर रहे हैं। सुधाकर, निश्चित तौर से दिल खोलकर स्वागत करने का शब्द इस्तेमाल किया मिस्टर गुरजीत जी ने, अपने आप में ये फ्रांस की तरफ से वो संकेत साफ तौर से दिखाई भी पड़ रहे हैं। सुधाकर, आगे से अगर आपको मेरी आवाज मिल रही हो। जी जी, हम सुन पा रहे हैं, अपनी बात को आप रखें। यात्रा आप कह सकते हैं। जिस तरह का एयरपोर्ट पर हमने स्वागत देखा पीएम मोदी का, फ्रांस की पीएम ने उनको रिसीव किया, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। हमने देखा कि भारत का राष्ट्रीय गान और फ्रांस का जो राष्ट्रीय गान है, नेशनल एंथम, वो बजाया गया। और निश्चित तौर पर एक बहुत ही अहम दौरे की शुरुआत, जो एक बहुत विशेष दोस्त है, सामरिक साझीदार है, एक तरह से जिस तरह से रिश्तों की गहराई है और जो एक लक्ष्य लेकर चले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मैक्रोन, अगले 25 वर्षों के लिए भारत फ्रांस रिश्तों का क्या रोडमैप होना चाहिए, उसको कैसे मजबूती दी जाए, तो उस लिहाज से कह सकते हैं बहुत ही है। और हम जानते हैं, आप लोग भी लगातार चर्चा कर रहे हैं। सुधाकर हम आपसे बात, सुधाकर आप हमें सुन पा रहे हैं? सुधाकर, राष्ट्रीय दिवस भी ये होता है और उस मौके पर सुधाकर मैं आपको रोकना चाहूंगा। जो अपडेट है वो हम अपने दर्शकों को दे दें एक बार फिर से कि पीएम मोदी फ्रांस की यात्रा पर पेरिस आपने देखा कि वो पहुंच चुके हैं। भारतीय समुदाय पीएम मोदी से मिलने के लिए वहां पे काफी उत्साहित है। तस्वीरें देखते हैं। हर एक के मन में रात दिन एक ही चर्चा चल रही है कि प्रधानमंत्री यहाँ पहुँच जाए और हम उनका जोर से स्वागत करें। और हम बच्चे से लेकर मैडम से लेकर फ्रेंच लोग भी इतना ही उत्साही है, सब लोग इतना ही उत्साह में हैं। तो प्रधानमंत्री का जोर से हम वेलकम करेंगे। हमको बहुत खुशी हो रही है कि वो इधर आ रहे हैं, वो स्पेशल गेस्ट के और से आ रहे हैं, तो हमको बहुत गर्व महसूस हो रहा है और हमको बहुत खुशी हो रही है कि वो आ रहे हैं। हम पूरी तैयारी में लगे हैं कि उनको पसंद आए और हमारा वेलकम उनको बहुत अच्छा लगे। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज पीएम मोदी जी यहाँ आ रहे हैं और सारे डियास्पोरा से मीट कर रहे हैं। हमें बहुत गर्व की बात है कि इंडिया को इस तरह से रिस्पेक्ट किया जा रहा है, ऑनर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी हमारी आन बान शान है, देश प्रेमी है, वतन की उन पे जा कुर्बान है। प्रधानमंत्री जी हमारे मोदी जी, हमारे मोदी जी, हमारे मोदी जी।
असीम, क्या भाव आया आपके मन में ये गाना बिल्कुल। सुन के? देखिए वो तो वहाँ है और मुझे लगता है कि हम तो भारत में ही रहे हैं अभी, लेकिन यहाँ से हजारों मील दूर फ्रांस की सरजमी पर वहाँ के जो भारतीय मूल के लोग वहाँ रह रहे हैं, उनमें देखिए किस तरह देशभक्ति का भाव, और उनके बीच खुद पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं, तो हम समझ सकते हैं कि उनके अंदर कितना जोश और उत्साह का माहौल है। हमारे साथ लगातार दोनों मेहमान बने हुए हैं। गुरजीत सर, आप असीम, एक चीज और भी, क्योंकि दो भारतीयता की जो झलक है वो भी उन तस्वीरों में साफ तौर से दिखाई पड़ी है। भारतीय पगड़ी को सर पे पहनना, भारतीय परिधान में महिलाओं का दिखाई, हिंदुस्तान में रहे, हिंदुस्तान से बाहर है, अगर आपके दिमाग में और दिल में हिंदुस्तान बसा है तो आप उसको छोड़ने वाले नहीं। वो भारतीयता का परिचायक भी साफ तौर से दिखाई पड़ रहा है। मिस्टर गुरजीत जी, आपको हमने रोका था, उस वक्त हम इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि ये जो सम्मान प्रधानमंत्री के स्वागत में दिखाई पड़ा है, एयरपोर्ट से ही खुद प्रधानमंत्री फ्रांस की एलिजाबेथ बोर्न का पहुंचना, राष्ट्रगान बजना, ये आपने कहा कि दिल खोल के, ये यात्रा की शुरुआत में ही अगर ये संकेत है तो इस यात्रा को लेकर किस प्रकार के हम उम्मीद लगा सकते हैं? मेरा पूर्व का जो बेस्टिल डे का फंक्शन होगा उसमें देखेंगे कि ये जो एक दूसरे के साथ इनका प्रधानमंत्री मोदी जी और राष्ट्रपति मैक्रोन की जो दोस्ती है, वो तो प्रधानमंत्री ने अपने जो डिपार्चर स्टेटमेंट में भी कहा है, टू मीट माय फ्रेंड प्रेसिडेंट मैक्रोन, वो नजर आएगी। और आप देखेंगे कि प्राइवेट डिनर है, बैंक्वेट है, जो फ्रांस की पूरी इलीट है वो इस बार ही प्रधानमंत्री मोदी को मिलने के लिए आगे आ रही है, क्योंकि ये सिद्ध हो रहा है कि ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ये फुल कंट्री टू फुल कंट्री पार्टनरशिप बनने जा रही है, और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। आई थिंक अतुल जी ने पहले कहा कि फ्रांस ने भारत की संयुक्त राष्ट्र में बहुत बारी सहायता की है, क्योंकि वो परमानेंट मेंबर है, हम नहीं है, और कई चीजों में उन्होंने भारत को जो इंटरनेशनल स्तर पे उभरना है उसमें फ्रांस हमारा एक अच्छा सहयोगी है। वो और देशों के जैसे जो इन भारत को नीचे रखने की कोशिश करते वैसे नहीं है, सबसे आई वुड से पार्टनर नंबर 1 कि आप हमें साथ साथ आगे बढ़ाने की कोशिश करें। बिल्कुल। इसलिए जी नहीं, मैं समझता हूं जो आप देख रहे हैं एयरपोर्ट पे, ये जो एक दोस्ती के नजारे हैं, ये आपको अगले 2 दिन नजर आते रहे। बिल्कुल। लेकिन अतुल सर, जिस बात का जिक्र गुरजीत सर ने किया कि ये जो दोस्ती के संबंध हैं वो दिखने भी लगे हैं, पुराने रहे हैं, 25 वर्ष हमने रणनीतिक संबंधों को लिहाज से हम मना रहे हैं इस साल, लेकिन जिस बात का जिक्र गुरजीत सर ने किया कि ये ऐतिहासिक रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब 1998 में भारत ने एटॉमिक टेस्ट किया था, उसके बाद से अमेरिका और बाकी देशों ने एक तरह से कर्ब करने की कोशिश की गई थी भारत की तरफ से। उस वक्त भी, उस संकट के दौरान भी फ्रांस सबसे पहले आगे बढ़कर आया था और उसने कहा था कि नहीं, हम भारत के साथ हैं। एक तो ये, दूसरा एग्जाम्पल कि भारत चाहे वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट मेंबरशिप की बात की जा रही है, उसमें भी हमने देखा है कि फ्रांस का रुख भारत के पक्ष में है। नॉन प्रोलिफरेशन ऑर्डर में भी जो सीमित करने की बात की गई थी, उसमें भी फ्रांस ने भारत का साथ निभाया था। न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप है, उसमें भी भारत को चाह रहा है कि फ्रांस उसमें एंटर हो जाए। ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिसमें कि हम समझ सकते हैं कि भारत और फ्रांस किस तरह से दोनों के संबंध काफी नजदीक के हैं। सिम जी, इसमें क्लैरिटी है, जो फ्रांस की फॉरेन पॉलिसी कंसिस्टेंटली इंडिया को बैक, और जो भी क्रिटिकल मूवमेंट्स आपने गिने हैं, चाहे वो न्यूक्लियर टेस्ट हो, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप हो, टेररिज्म का मामला हो, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबरशिप का मामला हो, इसमें बिना किसी डाउट के या बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी एम्बिग्विटी के फ्रांस ने हमारा साथ दिया है। अब आप देख रहे हैं, जब हमारे जो ईस्टर्न लद्दाख में जब टेंशन चल रही थी, उस टाइम पे ही आपके माध्यम से दूरदर्शन में ही दिखाया गया था कि कैसे राफाल प्लेन्स उस वक्त लैंड कर रहे हैं जब हमारा बॉर्डर के ऊपर संकट पैदा चीज। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तरह से बहुत ही रिलायबल फ्रेंड रहा है फ्रांस। और क्रिटिकल एरियाज में आपने न्यूक्लियर पावर की बात की है, डिफेंस की बात की, स्पेस की बात की है, जियो पॉलिटिकल और जियो कल्चरल इश्यूज की बात की है, इंडो पैसिफिक की बात की है। तो एक तरह से जो भारत और फ्रांस की बुनियाद है वो बहुत ही मजबूत है और उसको मजबूत बनाया गया है। आपने जिक्र किया था कि 84 से लेकर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चल रही है, तो अब तो उसके नतीजे, उसके परिणाम हमारे सामने हैं। अब ये नई छलांग लेने के लिए
तैयार है। और उसका एक कारण नसीम जी ये भी है कि दुनिया की का जो ढांचा है वो बदल गया है। अब ये टाइम में जब मल्टीपोलर वर्ल्ड है, एक पर्टिकुलर कंट्री पे आप डिपेंड नहीं कर सकते। फ्रांस चाहता है कि इस स्थिति में भारत के साथ संबंध मजबूत, ताकि उसकी रिलायंस जो है वेस्ट के ऊपर, उससे वो ओवर रिलायंस ना हो, तो बैलेंस किया जाए। चाइना फैक्टर आ रहा है, उसके लिए भी जो पॉलिटिकल फैक्टर है कि इंडिया और फ्रांस मजबूती देंगे, वो वहां से जो अगर कोई नेगेटिव करंट्स है उसके लिए। और सबसे ज्यादा है कि जियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, क्योंकि दुनिया का जो आर्थिक स्थिति है वो बिल्कुल इस वक्त ट्रांजिशन में जा रही है। एक टाइम से 90 से लेकर चीन में बहुत ज्यादा पूंजी निवेश किया गया था वैसे, अब चाइना प्लस की बात की जा रही है, जिसमें भारत का बहुत बड़ा एक तरह से पोटेंशियल है। और साथ ही साथ भारत की भी जो पोजीशंस है, पॉलिसीज हैं, जैसे आत्मनिर्भर भारत है, जो पुरानी स्टाइल की सेल्फ रिलायंस नहीं है, लेकिन मेक इट इंडिया फॉर द वर्ल्ड है। हम चाह रहे हैं कि सारी दुनिया से यहाँ पर निवेश हो, ताकि भारत का जो राइज है वो थर्ड हाईएस्ट इकोनॉमी पे जाए, नंबर 5 से नंबर 3। और अभी गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है कि 2075 में इंडिया विल बी द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, और दुनिया देख रही है कि भारत का क्या पोटेंशियल है। और अभी अतुल सर कुछ दिन पहले अंकटाड की भी एक रिपोर्ट आई है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, उस पर भी कहा गया है कि अगर सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन कोई एफडीआई के लिहाज से है तो भारत पूरे ग्लोबल मंच पर है और उस रोल को बहुत अच्छे से प्ले भी कर रहा है। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं अतुल सर, 2021-22 की बात की जाए तो भारत और फ्रांस के बीच जो ट्रेड रिलेशनशिप रहे हैं 12.42 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ फ्रांस भारत के एक प्रमुख व्यापारिक भागीदार के रूप में उभरा है। ये 2021-22 की बात है। और ये भी कहा जा रहा है कि अप्रैल 2000 से लेकर 2022 तक, यानी कि 22 वर्षों में 10.31 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ जो एफडीआई का जो प्रवाह है फ्रांस से भारत की तरफ, वो 1.70% रहा है कुल एफडीआई का। आप समझ सकते हैं। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि एक पोटेंशियल है कहीं ना कहीं, अभी भी एक रूम है, एक स्पेस है अभी भी, कि भारत और फ्रांस आर्थिक संबंधों में और आगे बढ़ सकते हैं, आगे ब्लूम कर सकते हैं। बिल्कुल असीम जी, अभी तो शुरुआत है, क्रिटिकल एरियाज में अब है, लेकिन बाकी ट्रेड, कॉमर्स, जियोपॉलिटिकल इश्यूज में अफ्रीका में एक साथ जाने की बात हो रही है, इंडो पैसिफिक में एक साथ जाने की बात हो रही है। तो अभी इसके नए डायमेंशंस अब ऐड हो रहे हैं बायलैटरल रिलेशनशिप, और एक तरह से हवा बदली है भारत के प्रति। हम देख रहे हैं जिस तरह से भारत का प्रधानमंत्री मोदी का जो यूएस विजिट रहा, जिस तरह से वहां पर टॉप सीईओस के साथ मीटिंग से लेके हर कोई, उसके बाद माइक्रॉन जैसी कंपनी चिप्स बनाने के लिए गुजरात में इन्वेस्ट कर रही है। तो एक तरह से बेलवेदर की तरह से उसको हम देख सकते हैं कि सारी दुनिया में अब ये बात आ गई है कि अगली डेस्टिनेशन चीन के बाद अब भारत, और एक नई तीव्रता आई है, एक डिफरेंट लेवल पे भारत को देखा जा रहा है। और अभी हम देख रहे हैं ये विजुअल कि प्राइम मिनिस्टर एलिजाबेथ बॉर्न प्राइम मिनिस्टर मोदी को रिसीव कर रही है। ये सिंबॉलिकली वो शो करता है कि इंडिया को एक स्पेशल नजर से देखा जा रहा है जी। और इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा एक तरह से फ्रेमवर्क अब बन गया है कि हम जो है अब ऊंची छलांग लगाएं और एक तरह से रीजनल से ग्लोबल पावर की तरफ बिल्कुल रीजनल से ग्लोबल पावर की तरफ बनते दिखाई पड़ रहे हैं। मिस्टर गुरजीत सिंह जी, क्योंकि इकोनॉमिक फोरम के लिहाज से हम अगर बात कर रहे हैं तो ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि कोविड के बाद दुनिया में बहुत कुछ बदल गया है। किस प्रकार से वर्ल्ड सप्लाई चेन का डिसरप्शन देखने को मिला, उसके बाद से भारत एक ट्रस्टेड पार्टनर के तौर पर दुनिया उसको स्वीकारती नजर आ रही है। कैसे भारत ने अपने आप को 11 नंबर से पोजीशन करके 5वें नंबर की दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया है। तमाम चैलेंजेस के बावजूद भी भारत आज दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है। और जिस बात का जिक्र अभी हमारे सहयोगी असीम ने भी किया और तमाम आंकड़ों का जिक्र किया कि क्या पोटेंशियल क्या है, भारत किस तरह से आगे बढ़ सकता है, आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं भारत को आज वेस्ट एक तरीके से डेस्टिनेशन के तरीके से जहां एफडीआई ज़्यादा आ सकता है, निवेश हो सकता है, और इसमें एक सबसे बड़ा ट्रस्ट फैक्टर जुड़ा हुआ है यहाँ की स्टेबिलिटी को लेकर, यहाँ की पॉलिटिकल जो एक स्टेबिलिटी है वो एक बड़ा फैक्टर है और पीएम मोदी उसमें एक बड़ा रोल अदा करते नजर आ रहा है। किस तरीके से आप इस पूरी इकोनॉमिक सिनेरियो को देखते हैं भारत के पक्ष में बनता हुआ एक वैश्विक मोर्चे पर? भारत का जो एक इकोनॉमिक स्टेचर है वो तो जैसे आपने बताया बहुत अच्छी तरह आगे बढ़े, और जो प्रधानमंत्री की यूएस विजिट है
उसने तो एक नया स्थिर लगा मॉडल बना दिया है कि क्या हो सकता है इकोनॉमिक बेस के ऊपर। अब मैं समझता हूं फ्रांस ने वो विजिट के नतीजे अच्छी तरह समझे होंगे और थोड़ा कंपटीशन चल रहा है कि मैं थोड़ी अपनी तरफ से दोस्ती और दिखाऊं, लेकिन कंपटीशन तभी होगा जब फ्रांस इकोनॉमिक बेस पे भारत के साथ अपनी रिश्ते बढ़ाएगा। जो आपने बताया कि 1.8% FDI फ्रांस से आती है जी, देश से ये बहुत कम है, ये बहुत गुना बढ़नी चाहिए। $10 बिलियन का FDI है सिर्फ फ्रांस का भारत में, और जो ट्रेड है ये भी 10-12 बिलियन डॉलर की है, कोई महान ट्रेड नहीं है। बिल्कुल इकोनॉमिक साइड पे ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है जो बढ़ाई जानी चाहिए। फ्रांस की जो ट्रेड भारत के साथ है ज्यादातर सर्विसेज में है, और इस साल में फ्रांस ने हमारे से रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बहुत लिए हैं, और इसलिए फ्रांस ने हमारे साथ कोई क्रिटिसिज्म नहीं की कि हम रूस से तेल ले रहे हैं। तो फ्रांस बड़ा प्रैक्टिकल ट्रांजैक्शनल पार्टनर है। हमें भी अब थोड़ा उसको निचोड़ना पड़ेगा कि हमारे को क्या चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, हमें ये चीजें चाहिए भारत में। तो हम चाहते हैं कि फ्रांस की कंपनियां भारत में निवेश करें, खासकर मैन्युफैक्चरिंग में, हाईटेक में, डिफेंस इंडस्ट्री में, जो हमारे डिफेंस कॉरिडोर में आए, तो इसमें भारत में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। भारत का जिम्मा फ्रांस में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना ही नहीं है, हमें भी वो चाहिए। तो फ्रांस को वो अपना हाथ दिखाना पड़ेगा। दूसरी रही बात गुरजीत साहब, मैं इसी पे आप ही के बातों पे कि जिस तरह से आपने भी कहा और हमने भी कहा कि अभी जो पोटेंशियल हैं, अभी जो हो रहा है FDI वो बहुत कम है, जो बिजनेस है वो बहुत ही कम है अगर आंकड़ों की बात की जाए, उसमें और भी पोटेंशियल है। ऐसे में भारत सरकार ने एक PLI स्कीम की शुरुआत की है, और हम जानते हैं कि भारत सरकार की ये कोशिश है कि जो विदेशी कंपनियां हैं उस PLI स्कीम का फ़ायदा उठाएं, न सिर्फ डोमेस्टिक बल्कि विदेशी कंपनियां भी। इसमें गुरजीत सर, आप फ्रांसीसी कंपनीज की क्या रुख देखते हैं? क्या उस PLI स्कीम के जो फ़ायदे हैं, क्या फ्रांसीसी कंपनियां उसका फ़ायदा उठाएगी और यहाँ पे वो आएंगी और FDI का इनफ्लो होगा भारत की तरफ? आपने देखा होगा पिछले हफ्ते जापान के पूर्व प्रधानमंत्री सुगा एक बहुत बड़ा बिजनेस डेलीगेशन लेकर भारत आए, क्योंकि जापान ने ये कहा है कि अगले 5 वर्ष में हम इतना नया निवेश लेकर आए, तो उसके लिए वो आए। मैं समझता हूं कि फ्रांस को एक प्योरली हाई लेवल बिजनेस डेलीगेट जी, जो भारत में नया निवेश कैसे होगा वो प्लान करने के लिए आना चाहिए। ये नहीं कि कोई मंत्री आया या राष्ट्रपति आया और उसके साथ एक डेलीगेट, वो नहीं, अलग से एक डेलीगेशन आनी चाहिए जो सिर्फ आके अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करे। भारत में कई फ्रांसीसी कंपनियां हैं, कहते हैं 1000 कंपनियां हैं, ज्यादातर वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस होते हैं, वो निवेश नहीं होता है जी। तो मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विसेज में, डिफेंस इंजीनियरिंग में चीजें होनी चाहिए जी। तो ये कंपनीज को, जैसे आप देखेंगे कि अमेरिकन कंपनीज एक 2 करके आती हैं और आपने देखा होगा प्रधानमंत्री को भी मिलती हैं, वो फ्रांस की कंपनियों से आप नहीं देख रहे हैं। ये एक कमी है हमारे रिश्ते में जी। तो ये गुंजाइश जिसका आप जिक्र कर रहे हैं अतुल जी, आपको लगता है कि जिस प्रकार से तमाम बड़ी कंपनीज जो अमेरिका या अन्य देशों से हैं उसके CEOs की प्रधानमंत्री से मुलाकात होना और भारत में निवेश का एक तेज गति से आगे बढ़ना, क्या उस प्रकार की गुंजाइश हम अभी फ्रांस में देखते नजर आएंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री के इस दौरे, मौजूदा फ्रांस दौरे में जो फ्रांस के तमाम जो बड़ी कंपनियों के, भारत की बड़ी कंपनियों के जो CEOs हैं उनके साथ मुलाकात का एक कार्यक्रम है। इसके अलावा जो तमाम फ्रांस के बड़े मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स लोग हैं, उनके साथ भी प्रधानमंत्री की मुलाकात का कार्यक्रम है। तो ऐसे में क्या ये जो बिजनेस जो लीडर्स हैं उनके साथ में बातचीत कहीं ना कहीं ट्रांसलेट होती नजर आएगी आने वाले वक्त में? क्योंकि प्रधानमंत्री का एक बहुत बड़ा फोकस कहीं ना कहीं बिजनेस लीडर्स के साथ बातचीत और उसको जमीन पे उतारने के लिए साफ तौर पे रहा है तमाम बीती यात्राओं में। इस यात्रा से भी क्या हम उम्मीद कर सकते हैं अतुल जी? लगता है कि ये एक फोकल एरिया रहेगा
जैसे एम्बेसडर गुरजीत सिंह ने कहा कि एक बहुत बड़ा गैप है हाईटेक एरियाज में, क्रिटिकल एरियाज में हम आगे हैं, बहुत आगे हैं, जिसकी हमने अभी बात लेकिन मेन स्ट्रीम इकोनॉमी और की तरफ देखा जाए तो वैसा खास अभी तक फ्रांस की तरफ से आया। कौन से सेक्टर्स में आ सकता है ये हमें देखना पड़ेगा। फ्रांस की स्ट्रेंथ्स कहाँ, फ्रेंच कंपनीज जो है एक तो हाईटेक एरियाज में है, दूसरी इनकी एक बहुत बड़ी कंपनी है टोटल एनर्जी कंपनी। क्या हम देख सकते हैं कि टोटल की इन्वेस्टमेंट इंडिया में आए? इस तरह से अभी देखिए एक तरह से मेरे को लगता है थोड़ा अनफेयर है कि जो यूएस की इकोनॉमी का साइज और डाइवर्सिटी है, पोटेंशियल, वो फ्रांस में नहीं है। तो हमें उसकी तुलना यूएस के साथ मुझे नहीं लगता करनी चाहिए। उस स्केल पे फ्रांस से आए, लेकिन जो प्रेजेंट सिचुएशन है उससे ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। अब बात आ रही है कि आइडेंटिफिकेशन के किस एरियाज में क्या होगा, और जैसे आपने कहा कि प्रधानमंत्री बहुत चाहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत जो है आगे बढ़े, तो वो जरूर कोशिश करेंगे कि फ्रांस से पूरी नेशन। बिल्कुल अतुल जी, हम लौटेंगे आपके पास में, आप बने रहिए हमारे साथ। हम अपने सहयोगी अमृतपाल सिंह, हमारे सहयोगी इस वक्त पेरिस में मौजूद हैं और प्रधानमंत्री की इस यात्रा को कवर करने के लिए पहुंचे हुए। अमृतपाल, हम इस वक्त तस्वीरों में तमाम इंडियन कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके भी तस्वीरें दिखा रहे हैं और लगातार उनके हाथों में तिरंगा है। प्रधानमंत्री का बिल्कुल बेसब्री से वहां पर इंतजार है। किस तरीके का एक माहौल है, क्या उत्साह है, जरा उसको हमारे सामने रखिए। देखिए, ये जो आप विजुअल्स इस वक्त अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये कलरफुल ड्रेसेस, ये पगड़ियां, राजस्थानी पगड़ियां, गुजराती ड्रेसेस पहनकर लोग यहाँ मौजूद हैं। ये एक छोटा जमावड़ा है। संभवतः अमृतपाल का संपर्क टूट गया असीम, लेकिन जो छोटा जमावड़ा है उसकी जो अगली लाइन संभवतः मिनी इंडिया, क्योंकि ये मिनी इंडिया बहुत बड़ी एक अपने आप में कहानी बयां करता है, क्योंकि भारत विविधताओं का देश है और भारत की विविधता तमाम मुल्कों में जहां पे भारतवंशी रहते हैं वहां से साफ तौर से दिखाई पड़ती है। और हाथों में तिरंगा लिए हुए, अगर ये तस्वीर हम एक बार फिर से फुल स्क्रीन दिखा सकें, क्योंकि हम उसका बेहतरी से अवलोकन कर सकेंगे, अपने प्रोड्यूसर से इस बात का रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर वो तस्वीरें फुल स्क्रीन दिखाएं, क्योंकि तिरंगा लिए तमाम भारतवंशी इस वक्त मौजूद हैं और ये अपने आप में बहुत बड़ी कहानी बयां करते हैं। असीम, ये देखिए ना, चेहरों पे जो खुशी है, भारत के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए किस प्रकार से नारे लग रहे हैं, और ये जो पगड़ी पहने हुए लोग हैं, भारतीयता का एक मुजाहिरा साफ तौर से दिखाई पड़ता है। प्रोटोकॉल के तहत प्रधानमंत्री भी हमेशा हर एक व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश करते हैं जो भारतवंशी उनके स्वागत इस्तकबाल के लिए पहुंचते हैं, और यही एक जुड़ाव है जो शायद हर एक भारतवंशी को हजारों मील दूर होने के बाद भी भारत से जोड़ने में और एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब से कुछ देर पहले मैंने कुछ अपने प्रोग्राम में दिखाया भी था, कुछ बाइट्स दिखाई थी वहाँ की कुछ लोगों की, महिलाओं की। एक महिला ने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही आ रही हैं। उन्होंने ये कहा कि पहले की सरकारों में लोग, वहाँ की जो सरकार थी वो भूल जाया करती थी कि कुछ भारतवंशी, कुछ भारत के लोग भारत के अलावा बाकी देशों में भी रहते हैं, उनके साथ भी बातचीत की जाए, उनके साथ भी मुलाकात की जाए। लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बने हैं भारत के, और जब भी वो किसी भी देश में जाते हैं, उनकी तमाम प्रायोरिटी लिस्ट में ये भी एक शामिल होता है कि वहाँ जो भारतवंशी लोग रह रहे हैं उनसे वो ज़रूर मुलाकात करें, उनके दुख सुख को जाने, उनके हालचाल को जाने। तो ये जो एक बदलाव हुआ है बीते सरकारों में और अभी की सरकार में, ये बहुत ही रेखांकित करने वाली ये बातें हैं जिस बात का जिक्र वो महिला कर रही थी। असीम, आप जो बात कह रहे हैं ना, ये जो तस्वीरें हैं अपने आप में बयां करती, किसी होली दिवाली जैसा खुशी का माहौल साफ तौर से दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि किसी उत्सव से कम नजर नहीं आ रहा ये माहौल, क्योंकि लोगों के चेहरों की खुशी, प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए खड़े हुए हैं वो व्यक्ति जिसने भारत को दुनिया के मंच पर एक नई पहचान दी है, विकसित भारत के सफर को आगे बढ़ाने के लिए तमाम कदम उठाए हैं। आज भारत की कहानी को लेकर दुनिया में उदाहरण दिए जा रहे हैं, कैसे गरीबी कम की गई है, गरीबों को विकास की मुख्य धारा में जोड़ा गया। ये जो भारत की कहानी है, डेवलपमेंट स्टोरी, इसको लेकर आज दुनिया भर के वैश्विक मंचों पर चर्चा होती है, और शायद इसीलिए इस कहानी के साथ प्रधानमंत्री मोदी जब दुनिया में कहीं भी जाते हैं तो उनका दिल खोलकर इस्तकबाल किया जाता है, स्वागत किया जाता है, जिस बात का हमने तस्वीरों में अभी फ्रांस में, पेरिस में देखा भी प्रधानमंत्री के स्वागत में। और शायद वही भारतवंशियों के अंदर भी एक नया उत्साह भर देता है, नया जोश भर देता है कि हाँ, हम उस भारत से
ताल्लुक रखते हैं जिस भारत ने एक नए भारत को गढ़ के दिखाया, और शायद हमने उस तिरंगे की ताकत को भी यूक्रेन संकट के समय देखा था, जिसके दम पर न सिर्फ भारतीय बल्कि तमाम अन्य देशों के लोग भी उस तिरंगे की छाया तले निकल के आए थे। और ये वही तिरंगा है जो इस वक्त फ्रांस की सड़कों पर लहराता नजर आ रहा है, लोग झूमते गाते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और कई मौकों पर कई बार प्रधानमंत्री इस बात को रेखांकित कर चुके हैं कि जो भारतवंशी बाकी के दूसरे देशों में रहते हैं वो न सिर्फ भारतवंशी हैं बल्कि भारत के एक सांस्कृतिक राजदूत हैं, वो कल्चरल एम्बेसडर हैं भारत के। तो आप समझिए इतनी एक भारी पदवी देना पीएम की तरफ से कि वो एक सांस्कृतिक राजदूत हैं, ये मुझे लगता है कि किसी भी प्रधानमंत्री की तरफ से इस तरह की बातें कहना ये इससे पहले कभी नहीं कहा गया होगा किसी भी भारत के जो लोग वहाँ पे रहते हैं। एक बात, दूसरी बात की चूंकि ये तस्वीरें फ्रांस की हैं आरेंद्र, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारतवंशी जो वहाँ रहते हैं उनकी कुल आबादी 5 लाख से भी ज़्यादा है, और मैक्सिमम लोग वहाँ जो विनिर्माण सेक्टर है वहाँ पे, जो सर्विस सेक्टर में वहाँ पे वो जॉब कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 5 लाख से भी ज़्यादा की आबादी फ्रांस में भारतवंशियों की रहती है, वहाँ पे अलग अलग सेक्टर्स में वहाँ पे जॉब कर रहे हैं। और जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि चाहे वो कोई भी संकट, यूक्रेन का संकट हो, उससे पहले अफगानिस्तान और भी बहुत सारे मुल्क में जब किसी भी तरह की क्राइसिस आती है, और ये तस्वीरें भी, ये लाइव तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल लाइव तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां हमने कहा कि जो भारतवंशी वहां पे एक झलक पाने के लिए पीएम मोदी की मौजूद थे, खुद प्रधानमंत्री वहां पे पहुंचे हैं और उनका हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन करते हुए आप इन पगड़ियों के जरिए देख सकते हैं कि आप समझ सकते हैं कि राजस्थान के हो सकते हैं जो कि वहां पे गए हुए हैं। ये गुजराती पगड़ी, ये गुजराती पगड़ी एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप में भारत की विविधता को दिखाई पड़ता है। भारत माता की जय के जयकारे। तो ये तस्वीरें अपने आप में पेरिस से, जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं, और प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग पहुंचे हुए हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय, ये गुंजायमान साफ तौर से हो रहा है फ्रांस की, पेरिस की सड़कों पर। बच्चे, बूढ़े, बच्चे, महिलाएं, सब कोई आया हुआ है हाथों में तिरंगा लेकर, और प्रधानमंत्री भी बहुत तसल्ली के साथ में हर एक व्यक्ति का अभिवादन स्वीकार करते नजर आ रहे हैं। और ये अपने आप में मिनी इंडिया प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए, इस्तकबाल के लिए पहुंचा हुआ है। और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहानी बयां करती हैं असीम, जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि कैसे भारतीयता दुनिया भर में आज भी जीवंत रूप में मौजूद है, और उसी संस्कृति का एक हिस्से के तौर पर ये तस्वीरें जो प्रधानमंत्री के साथ में एक लम्हा कैद कर लेने के लिए लोगों की आंखों में साफ तौर से नजर आ रहा है। जिन्होंने गाना सुनाया था वो एक बार फिर से वहाँ अपनी सुर और ताल छेड़ रही है। बिल्कुल, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है असीम, लोग कैसे जुड़ाव महसूस करते हैं। प्रधानमंत्री भी प्रोटोकॉल तोड़कर हर एक व्यक्ति से मिलते नजर आ रहे हैं। ये भावुकता, ये जुड़ाव है, और ये जुड़ाव का पैदा करने का जो एक तरीके से काम किया, ये खुद प्रधानमंत्री ने किया है। बिल्कुल, और दूसरी महिला अपने गले में पड़े किसी मेडल का दिखा रही है प्रधानमंत्री को, तो निश्चित तौर से आपने जो हासिल किया है अपने देश के मुखिया के साथ में साझा करना चाहते हैं, एक तस्वीर लेना चाहते हैं, उनके साथ संवाद करना चाहते हैं, उनके साथ हाथ मिला लेना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री भी तमाम प्रोटोकॉल से इतर हर एक व्यक्ति का स्वागत सत्कार को स्वीकारते नजर आ रहे हैं। और ये अपने आप में बताता है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए वहां पे बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। और इस बात को भी हमें रेखांकित करना जरूरी है सिम, क्योंकि सुबह भारत के समय के साथ की बात की जाए तो 6, साढ़े 6 बजे प्रधानमंत्री विमान से जाते हैं, और 10-12 घंटे के सफर के बाद में जब पहुंचते हैं तो एनर्जी के साथ में लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हैं। हमारे सहयोगी सुधाकर, कि प्रधानमंत्री के भीतर जो एनर्जी है, जो लेवल है, वो वाकई काबिले तारीफ है। इतने हमने देखा अमेरिका की यात्रा के दौरान भी, इतने लंबे सफर के बाद भी वो वहां पे गए, और किस तरह से भारतवंशियों के साथ उन्होंने हमारे साथ सुधाकर वहां से जुड़े हुए हैं। सुधाकर, इन तस्वीरों में हमने देखा किस तरह से लोग वहां पे पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे। जो महिला गाना सुना रही थी अब से कुछ देर पहले, वो फिर से वो गाना सुनाई, और गाना सुनाने के बाद वो भावुक हो गई, रोने लगी।
जिस बात का जिक्र आनंद कर रहे थे कि ये एक पुल है भारत के लोग, पीएम, वहां के पीएम मोदी और जो भारतवंश से बाहर में रह रहे हैं, एक पुल का काम कर रहा है ये सारी चीजें। सुधाकर, आप हमें सुन पा रहे हैं? हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एम्बेसडर गुरजीत सर, जिस बात का जिक्र हमने किया कि प्रधानमंत्री ने कई बार कहा है कि ये जो भारतवंशी जो बाहर में रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, वो सिर्फ भारतवंशी नहीं है बल्कि भारत के कल्चरल एम्बेसडर हैं। ये जो पावर है, योगा के अलावा भारत का जो सॉफ्ट पावर है, भारतवंशी लाखों की तादाद में दुनिया में रहते हैं, ये भी एक बहुत अहम फैक्टर है पीएम को एक ग्लोबल लीडर बनाने के तौर पर उसको स्थापित करने में, जो सॉफ्ट पावर है। बहुत योगदान है। भारत मूल के जो लोग होते थे उनको भारत की ऑफिशियल फंक्शन में जोड़ना इतना आसान नहीं होता था। एम्बेसी स्ट्रगल करती थी कि लोग बुलाए जाए। अब तो लंबी लाइन लग जाती है। आप देख रहे हैं कि बाहर भी लोग खड़े हैं, कोई इवेंट नहीं हो रहा है, फिर भी लोग स्वागत के लिए खड़े हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी की जो कैरिस्मा है और जो पॉपुलैरिटी है, उसने भारतीय मूल के लोगों को बहुत अच्छी तरह भारत की डेवलपमेंट और पब्लिसिटी के साथ जोड़ा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्लस है। जैसे आप याद है कि जब प्रेसिडेंट बाइडेन प्रधानमंत्री को मिले थे हिरोशिमा में, उन्हें कहा था आपको तो इतने लोग मिलना चाहते हैं कि मेरे घर में जगह नहीं है सबको बिठाने की। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है कि इंडियन डायस्पोरा अब भारत की फॉरेन पॉलिसी का बहुत अच्छा अंश बन चुका है। जी बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। अतुल जी, अब भारत के लोग जो भारतवंशी दुनिया के तमाम देशों में मौजूद है, और इस वक्त हम फ्रांस का जिक्र कर रहे हैं, उनका प्रधानमंत्री के साथ में ये जुड़ाव, लगाव, ये क्या कुछ दर्शाता है? किसी व्यक्ति का स्वतः भावुक हो जाना प्रधानमंत्री के प्रति इस तरीके से उनका जो जुड़ाव है, ये अपने आप में एक अलग कहानी बयां करता है, क्योंकि ये इस जुड़ाव का आधार खुद प्रधानमंत्री मोदी हैं। 2014 के बाद से जैसे उन्होंने कोशिश की है, प्रयास किए है इस पूरे डायस्पोरा को एनर्जाइज करने के लिए, शायद वही एक बड़ा रीजन दिखाई पड़ता है। नरेंद्र जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी एक तरह से पीपल्स प्रेसिडेंट, उनका जो कनेक्ट है आम लोगों से, वो मैंने खुद देखा है। एक बार मैं कतर में गया था, तो वहां पर एक फोटोग्राफर थे, कहते कि मेरी मुलाकात हुई प्रधानमंत्री से, और प्रधानमंत्री ने मेरे से सवाल पूछे कि आपको पगार कितनी मिलती है, आप कितना पैसा बचा सकते हैं, कितना घर भेज। तो एक तरह से जो वहाँ के लोकल रेजिडेंट की भावनाएं थी या उसकी जरूरत थी, उससे प्रधानमंत्री ने डायरेक्टली कनेक्ट कर। तो एक तरह से एक खासियत है प्रधानमंत्री की, एक तरह से ऊंचाई पे बहुत सोचते हैं लेकिन बहुत ग्राउंडेड भी है साथ। और ये दर्शाता है कि वो जो एक तरह से कनेक्ट है, वो आज की ये तस्वीरों में भी सामने नजर आ रहा है, और लोग उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, या कोई और कंट्री। दूसरी बात जो कही गई थी सॉफ्ट पावर की, आई थिंक वो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि अब भारत के मूल के लोग, एक तो उनको फॉरेन पॉलिसी के एम्बिट में लाया गया, जैसे एम्बेसडर ने कहा, वो बात बिल्कुल दुरुस्त है। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि भारत के जो लोग हैं वो एक तरह से पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट फैक्शंस या फैक्टर्स बन गए इनका, जैसे अमेरिका में है तो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यूके में है, तो एक तरह से भारत का जो प्रभाव है जो एक्सपेट्रिएट्स की तरफ है वो बढ़ी जा रहा है, और साथ साथ जो है तरक्की कर रहे हैं भारत के लोग इन्फ्लुएंशियल पोजीशंस पे। बिल्कुल, एक इन्फ्लुएंशियल तरीके से एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा। अतुल जी, हम लौटेंगे आपके पास में। हमारे सहयोगी अमृतपाल सिंह इस वक्त पेरिस में हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमृतपाल, क्योंकि आप जब पिछली बार बात कर रहे थे, आप मिनी इंडिया का जिक्र कर रहे थे, और उस मिनी इंडिया के साथ में प्रधानमंत्री का कनेक्ट हमने साफ तौर से तस्वीरों में देखा है। अभी संभवतः अभी अमृत से संपर्क हमारा नहीं हो पाया। अतुल जी, आप अपनी बात को पूरा करें। तो मैं यही बात कह रहा था अरविंद जी कि अब जो है भारत मूल के लोग हैं, इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं, चाहे वो कनाडा हो चाहे यूएस हो, वो जिस तरह से, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल फैक्टर्स बन गए हैं, इसलिए उसकी वजह से भी जो वहाँ के पॉलिटिशियंस, आपने देखा हो जब ट्रम्प यहाँ पर आए, हाउडी मोदी इवेंट किया गया, वहाँ पर सारे गुजराती बैठे हुए थे वहाँ के यूएस के, क्योंकि वो रिपब्लिकन पार्टी के लिए एक बड़े इंपॉर्टेंट एलिमेंट थे कि उसको जिताने के। तो इसलिए एक ये एक्स्ट्रा एक्स फैक्टर एक आ गया है कि भारत के जो लोग हैं वो उनकी सॉफ्ट पावर ही नहीं बट एक इलेक्टोरल पावर भी आ गई है,
जिसका भारत को फायदा हो सकता है। लेकिन आपको ये श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को जाना चाहिए और जो इंडियन एस्टैब्लिशमेंट को, कि इसको हमने ठीक तरह से अब लीवरेज करना शुरू किया जो पहले नहीं करते। ऐसे में अगर थोड़ा सा मैं विषय से दूसरे विषय पर जाऊं, एम्बेसडर गुरजीत सर, चूंकि हम जानते हैं कि फ्रांस यूएनएससी का मेंबर है और वो कई मौके पर भारत का सपोर्ट करता रहा है कि हम चाहते हैं कि भारत भी यूएनएससी में आए, और भी अमेरिका भी चाह रहा है, बहुत से जो देश हैं वो चाहते हैं कि इसमें आए। ऐसे में भारत की कैंडिडेचर के पीछे वो कौन कौन से फैक्टर होने चाहिए, आपको क्या लगता है? क्योंकि जो P5 के मेंबर्स वो तो चाहते हैं कि भारत की भी एंट्री हो, लेकिन इसमें क्या हिचक है, क्या वो राइडर्स हैं कि आपको लगता है कि अभी तक, चूंकि प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि इस तरह के जो मल्टीलैटरल फोरम्स हैं उनमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, मुझे लगता है कि एक बार फिर से यहाँ पे भी इस तरह की बातें हो सकती हैं। ऐसे में वो कौन कौन से आपको लगता है कि राइडर्स हैं, हम्स हैं जो कि इसको ब्रेक कर रहे हैं भारत के इस मेंबरशिप को लेकर? सबसे पहले तो संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है उसमें एक सर्वसम्मति बननी पड़ेगी कि उसका रिफॉर्म जरूरी है। उसमें आप जानते हैं कि 5 देशों के पास वीटो होता है, तो इन 5 देशों की सम्मति तो जरूरी है। उसमें फ्रांस, यूके, शायद अमेरिका कहता है पहले मुझे बताइए कौन आएगा, लेकिन ऐसे तो रिफॉर्म नहीं होने वाला। गुरजीत सर मैं आपको रोकना चाहूंगा, कुछ एम्बियंस हम वहां पे जो भारतवंशी है वो क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनाना चाह रहे हैं। और हमारे सहयोगी अमृतपाल सिंह इस वक्त हमारे साथ में संभवतः जुड़ गए हैं। अमृतपाल, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। जिस मिनी इंडिया के जुड़ने का जिक्र आप कर रहे हैं, तो उसके साथ प्रधानमंत्री का सीधा संवाद, सीधा कनेक्ट, बिना किसी प्रोटोकॉल के प्रधानमंत्री और आम लोग। बिल्कुल, प्रधानमंत्री आप क्लोज से लोग उनसे हाथ मिलाने, आप तस्वीरों में देखा आपने कि कैसे लोग भारत के का झंडा लेके, तिरंगा झंडा लेके मौजूद थे, कलरफुल ड्रेसेस में ढोल नगारों के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए और भारत माता की जय के लगातार नारे लगा रहे हैं। अभी भी काफी उत्साह है, स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री का। कुछ लोग कम्प्लीटली इमोशनल हो गए प्रधानमंत्री जब उनके साथ आके प्रधानमंत्री के बिल्कुल सामने खड़े थे। तो इन लोगों के लिए जो देश से इतनी दूर, मीलों दूर रहते हैं, जब देश का मुखिया इनके सामने आके खड़ा हो जाता है, इनसे इसका हालचाल पूछता है, तो वो एक ह्यूमन लेवल पर एक ह्यूमन कनेक्ट बनता है। क्योंकि ये लोग काफी उत्साहित रहते हैं कि भारत को लेके, क्योंकि आप जब विदेश में होते हैं आपको अपने देश की वैसे ही कुछ ज्यादा याद आती है। तो गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं ये लोग कि प्रधानमंत्री उतर के इनसे मिले, इनके साथ वक्त बिताया और अब अपने कार्यक्रम जब यहाँ से प्रधानमंत्री जाएंगे, यहाँ फ्रांस के प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे एलिजाबेथ बॉर्न के साथ, फिर यहाँ के प्रेसिडेंट ऑफ द सेनेट से मुलाकात करेंगे। शाम को राष्ट्रपति मैक्रोन इनके लिए एक प्राइवेट डिनर होस्ट कर रहे हैं जो राष्ट्रपति का निवास है अलीज़। तो ये लोग काफी
खुश हैं, उत्साहित हैं कि प्रधानमंत्री भारत का नेतृत्व करते हुए उनकी भारत की जो पोजीशंस हैं वो निगोशिएट कर रहे हैं प्रेसिडेंट के साथ जो इस मुल्क के सरबराह हैं, और वहीं वो प्रधानमंत्री सबसे पहले आके इनसे मुलाकात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि आप बताएं, आप ठीक हैं यहाँ विदेश में। जी अमृतपाल, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये तस्वीरें अपने आप में एक पूरी कहानी बयां करती हैं, क्योंकि आप वहां मौजूद हैं, आपने कुछ लोगों से संभवतः बात भी की होगी। क्या वो चीज़ें हैं जो एक आम भारतवंशी को जो विदेशी सरजमी पे मौजूद है उसको खींच लाता है प्रधानमंत्री से इस प्रकार से जुड़ाव को लेकर? क्या उन लोगों का क्या कुछ कहना था जिन तमाम लोग इस वक्त प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पहुंचे हुए थे? अगर आपकी उनसे बात हुई है तो लगता है हमारा संपर्क अमृतपाल से टूट गया, लेकिन यही सवाल मैं गुरजीत सर आपसे जानना चाहूँगा कि चाहे वो फ्रांस की बात हो, अमेरिका की बात हो, किसी भी देश की बात हो जहां हमारे भारतवंशी रह रहे हैं, इन भारतवंशियों का उन देशों के साथ जो संबंध है, आपसी सम बायलैटरल रिलेशन, उसमें ये भारतवंशी किस तरह का रोल प्ले करते हैं? अब ये तो डिपेंड करता है कौन सा देश है। अगर आप अमेरिका देखें तो ज्यादातर जो उससे मुलाकात होती है लोगों से, वो तो वेरी वेल टू डू प्रोफेशनल्स है। लेकिन यूरोपियन देशों में ये जो एग्रीकल्चर वर्कर्स वगैरह ये भी बहुत है। और फ्रांस के साथ 2020 में हमारी माइग्रेशन और मोबिलिटी की अग्रीमेंट हो चुकी है, जो जर्मनी और यूके के साथ अभी नहीं हुई है। तो वहां पर रास्ता तो खुला हुआ है, लेकिन इतने ज्यादा प्रोफेशनल्स फ्रांस में नहीं है भारत के। दूसरी बात रही कि यूरोप में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, आप यूके में देखिए, जर्मनी में देखिए, लेकिन फ्रांस में तो सिर्फ 8-9 हजार इंडियन स्टूडेंट। तो फ्रांस के साथ जो ये भारत की एक पीपल टू पीपल रिलेशनशिप वो भी थोड़ी कमजोर है भारत बाकियों के मुकाबले जी। तो वो थोड़ी आगे बढ़ सकती है अगर वहां पर मौके और दिए जाए। एक तो स्टूडेंट्स और जा सकते हैं, और दूसरा है कि अगर फ्रेंच कंपनियां भारत में ज्यादा इंटरेस्ट ले तो वो भी फिर भारत के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगी कि उनके साथ फिर संपर्क बने। जी अतुल जी, क्योंकि ये तस्वीरें अभी जो हम दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री का तमाम भारतवंशियों के साथ मुलाकात, और ये इस मुलाकात में एक सीधा एक जुड़ाव, लगाव, भावनात्मक एक संपर्क साफ तौर से दिखाई पड़ रहा है। आपको लगता है कि ये एक कहा कहते हैं ना कि आपने कमाया है, मतलब आपने हासिल किया है, और ये हासिल आपने प्यार से किया है, आपने अपने पन से किया है? क्योंकि ये शब्दों में बयां कर पाना, भावनात्मक लगाव को शब्दों में बयां कर पाना, कई बार शब्द कम पड़ जाते हैं, लेकिन तस्वीरें साफ तौर से बयां कर रही हैं। किस तरीके से आप देखते हैं इन तस्वीरों को अतुल जी? आपसे पूरी तरह से मैं समझ करता हूँ, एग्री करता हूँ कि ये एक तरह से एक नेचुरल कनेक्ट होता है। कईयों के पास होता है, कईयों के पास नहीं होता। हमारे प्रधानमंत्री में है, और वो चाहे भारत में इलेक्शन रैलीज के थ्रू हो, चाहे कोई भी जहाँ भी लोगों के साथ जब भी मेल होता है प्रधानमंत्री, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज के ऑपोजिशन लीडर्स के साथ भी कई बार जब ये डिनर होते हैं, जब ऑल पार्टी मीटिंग, उसमें प्रधानमंत्री सबसे कनेक्ट करते हैं बड़े नेचुरली। एक तरह से उनमें एक खासियत है, बहुत एक्सट्रोवर्ट है, और दूसरे के मन में क्या है उसको वो समझ जाते हैं, और उनकी तरफ के क्या क्या उनके कंसर्न्स हैं उनको और उसको एड्रेस करते हैं, और बड़े डायरेक्ट और फ्रेंडली तरीके से करते हैं। तो ये तो एक प्रधानमंत्री की ये खास खूबी है, और उसका जो एक तरह से देखा जाए तो मैं देखता हूँ कि जिस तरह से कनेक्ट हो रहा है उसका पॉलिटिकल लाभ भी उसका हमें मिल रहा है। तो हर तरह से ये एक तरह से ये क्वालिटी होना डिप्लोमेटिक तरीके से बहुत जरूरी है, और पॉलिटिकल दिशा से देखा जाए बहुत का जो है फायदे हैं। लेकिन ये नेचुरल होता है, ये आप इसको आर्टिफिशियली कल्टीवेट नहीं करते। कईयों में होता है, कईयों में नहीं होता। प्रधानमंत्री जी हमने देखा भी अतुल सर कि चाहे वो अमेरिका हो या फिर कनाडा हो, इन देशों में भारतवंशी बहुत बड़े बड़े पोस्ट पे वहाँ पे वो विराजमान हैं। उनका जो इन्फ्लुएंस है वो पॉलिटिकल स्फेयर में भी है, इकोनॉमिक स्फेयर में भी है, एक्सटर्नल अफेयर्स में भी है। तो ये जो भारतवंशी वहाँ रह रहे हैं वो सिर्फ रह नहीं रहे हैं, वो सिर्फ जॉब ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि वहाँ जो पॉलिसी मेकिंग जो एक सरकार का अंग है उसमें भी वो अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि लॉबीज होती हैं कंट्री में,
इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल लॉबीज तरह से, जैसे हम देखते हैं इजरायली लॉबी न्यूयॉर्क में बहुत 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 मजबूत है, उसी तरह से वो हम देख रहे हैं कि इंडियन लॉबीज भी अब तैयार हैं। और चाहे अमेरिका में खासकर आप देखें हाउस ऑफ कांग्रेस में जो है खुद भारत मूल के लोग ही वहाँ पर कांग्रेस में बन चुके हैं, पॉलिटिशियन रो खन्ना वगैरह कई नाम लिए जब। और इसलिए अतुल सर पीएम जब गए थे और यूएस कांग्रेस को संबोधित किया था, उन्होंने एक वर्ड यूज किया था, समोसा कॉकस। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक बन चुका है, लेकिन सब देशों में ऐसे भी नहीं हुआ है, अमेरिका में खासकर हुआ है। और जैसे सर कह रहे थे कि वो इसलिए हुआ है क्योंकि वहाँ पर बहुत ही एक तरह के तबके के प्रोफेशनल लोग गए हैं और ऑर्गेनाइज हुए ओवर टाइम, लेकिन इसको करने की जरूरत है बाकी देशों को। एक तरह से इंडिया की सॉफ्ट पावर ही नहीं बट पॉलिटिकल पावर करने, इसके लिए एफर्ट चाहिए, लेकिन उसकी शुरुआत हो चुकी है। देख रहे हैं प्रधानमंत्री का उसमें रोल है बहुत बड़ा, इस तरह से नेचुरल कनेक्ट। हमारे कुछ देश ऐसे हैं जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के, मेरे को लगता है हमें एक फोकस्ड और टारगेटेड तरीके से ये काम करना चाहिए। हमारी भूमिका बाकी देशों की जो इंडिया सॉफ्ट पावर के सही। बिल्कुल, और ये सॉफ्ट पावर अपने आप में बहुत स्ट्रांग है निश्चित तौर से, और कैसे सॉफ्ट पावर के माध्यम से हिंदुस्तान ने एक नई छवि भी अपनी दुनिया के मंच पे बनाई है। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, मिस्टर गुरजीत सिंह जी और इसके अलावा अतुल अनेजा जी, आप हमारे साथ जुड़े, और बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और ये सिलसिला लगातार असीम हमारा जारी रहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री की यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और इस यात्रा के अभी पड़ाव कई आने बाकी हैं, और इस यात्रा में जो तमाम पड़ाव है उसकी पल पल की खबर फ्रांस पेरिस से हम आप तक लेके आते रहेंगे। हमारे सहयोगियों के साथ में भी उनके साथ हम जिक्र करते रहेंगे, मेहमानों से भी इस बात का जिक्र करते रहेंगे कि आखिर इसके मायने क्या हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। एम्बेसडर नीरज श्रीवास्तव जी हैं जो कि फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हमारे साथ में जुड़ गए। इसके अलावा डॉक्टर शीतल शर्मा जो असिस्टेंट प्रोफेसर सेंटर फॉर यूरोपियन स्टडीज जेएनयू, दो मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन असीम जो अभी जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे वो बेहद महत्वपूर्ण है, और ये तस्वीरें अपने आप में गवाही देती हैं। ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं कि जिस भारतवंशी का मान सम्मान जब उस विदेशी सरजमी पे बढ़ता है, उसके तिरंगे की वजह से, उसके देश की वजह से, उसके देश की लीडरशिप की वजह से, तो उसके अंदर का जो उत्साह है वो शायद इसी प्रकार से निकल के आता है, इस भावनात्मक जुड़ाव और लगाव के साथ में। और ये भावनात्मक लगाव और जुड़ाव ये अपने आप में प्रधानमंत्री ने हर भारतवंशी के साथ में एक तरीके से कमाया है, अर्न किया है, और वो इसलिए से भी किया है क्योंकि वो अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है असीम, हम लोग इस बात को कई बार बहुत अलग तरीके से डिस्कस नहीं कर पाते, वो ये कि प्रधानमंत्री, जैसे आपने अभी आप अमेरिका दौरे का जिक्र कर रहे थे, और या हर विदेश दौरे पे प्रधानमंत्री जब भारतवंशियों से संवाद करते हैं तो ये कहते हैं कि आप स्वयं, अपने परिवार के लोग और उसके अलावा अपने परिवार के ऐसे विदेशी सरजमी के विदेशी लोग जो उनके साथ आप भारत आइए और भारत को देखिए, समझिए। तो जब इस प्रकार के प्रयास अगर भारतवंशियों के द्वारा होते हैं तो इसके सांस्कृतिक जुड़ाव इससे होता है, इससे एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है, और इसके आर्थिक पैमाने पर भी एक बहुत बड़ा एक संबल कहीं ना कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था को मिलता है। जब लोग आते हैं बड़ी संख्या में तो आपका पर्यटन बढ़ता है, आपके बारे में लोग समझते हैं, और आपको बेहतर समझने वाला व्यक्ति एक तरीके से आपके यहाँ हर प्रकार का निवेश भी करता है। तो ये भी एक ऐसा पक्ष है जिसके बारे में कई बार चर्चा की जानी चाहिए। बिल्कुल आर्यन, जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कई बार ये आग्रह किया, अनुरोध किया है, अपील की है कि जो भारतवंशी विदेशों में रहते हैं जब भी वो हिंदुस्तान आए, अपने कुछ दोस्तों को लेकर यहाँ पे आएँ, और भारत की विविधता जो है, भारत की जो सांस्कृतिक विविधता है, राजनीतिक विविधता है, भाषाई विविधता है, इन तमाम चीज़ों को वो आके यहाँ समझे और जाने। इस लिहाज से भी ये बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि विदेश मंत्रालय की तरफ से नो इंडिया प्रोग्राम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। इस कार्यक्रम की शुरुआत काफ़ी सालों से की गई है, और इस कार्यक्रम को चलाने का मकसद ही यही था, नो इंडिया प्रोग्राम को, कि ऐसे लोग, ऐसे जेन नेक्स्ट जिनके मदर फादर की बात हो या फिर ग्रैंडफादर जो कि आज से कई साल पहले वो विदेशों में जाके बस चुके हैं, उनके आज के जो बच्चे हैं, जो आज की जो जनरेशन है, वो भारत को समझ सकें, उनके उस लगाव को, उनके उस जुड़ाव को, उनके उस रूट को समझ सकें। मुझे लगता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए विदेश मंत्रालय की तरफ से ये कार्यक्रम चलाया जाता है, नो इंडिया प्रोग्राम, और इसके तहत
जब भी जो लोग यहाँ पे आते हैं, जेन नेक्स्ट के बच्चे आते हैं, वो उस जुड़ाव को, उस रूट को खंगालने के लिए और उसको जानने के लिए भारत की यात्रा पर करते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। बिल्कुल, दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिस्टर नीरज श्रीवास्तव जी, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट, सर बहुत स्वागत है दूरदर्शन न्यूज़ पे वक्त साझा करने के लिए। इसके अलावा डॉक्टर शीतल शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, सेंटर फॉर यूरोपियन स्टडीज, JNU से ताल्लुक रखती है। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मिस्टर श्रीवास्तव, पहला सवाल यही, क्योंकि प्रधानमंत्री अब पेरिस पहुंच गए हैं, फ्रांस की प्रधानमंत्री खुद प्रधानमंत्री मोदी को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचती हैं, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, रेड कारपेट बिछाया जाता है। ये एक अगर शुरुआत है, तो उसके बाद में इस पूरी यात्रा से हम क्या एक उम्मीद लगा सकते हैं कि कैसे भारत के लिए, भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए, प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये एक बड़े सम्मान और एक बड़े अवसर के तरीके से है? नमस्कार। देखिए, जब भी इस तरह की कोई यात्रा होती है तो जो होस्ट नेशन होता है वो डिटेल में प्रोग्राम बनाता है स्वागत करने के लिए अपने आने वाले लीडर का स्वागत करने के लिए। और ये प्रोग्राम पहले से ही दूसरे देश को बताया जाता है। पहले से भी दोनों मिल के मतलब बनाते हैं प्रोग्राम, डिप्लोमेट्स दोनों देश के, और ये पूरी तरह ये मिनट बाय मिनट प्रोग्राम होता है। तो इसमें हर मिनट में क्या हो रहा होगा इसकी प्लानिंग पहले से ही एग्री कर लेते हैं दोनों तरफ के लोग, और उसके बाद जिससे कोई सरप्राइजेस नहीं रहे। और उसके बाद जब प्रोग्राम जब विजिट शुरू होती है तो उसके बाद ये प्रोग्राम एकदम जैसे क्लॉकवर्क जिसको कहा जाता है उस तरह से ये अनफोल्ड करता है। और अभी जो आप देख रहे हैं चित्र, तो ये प्रधानमंत्री के आगमन के बाद ये वो भारतीय समुदाय के लोगों से मिल रहे हैं। और ये हम सब लोगों को पता है कि प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के लोगों से हमेशा मिलना चाहते हैं जब भी वो बाहर जाते हैं। और इसलिए उसी हिसाब से ये प्रोग्राम बनाया गया है, ये इंतज़ाम किया गया है कि लोगों के वहाँ पर खड़े होने का, प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी का इंतज़ाम जो है किया गया है। आप देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री के सामने और चारों तरफ जो लोकल सिक्योरिटी के एजेंट लोग हैं जी, जो कि इस बात को देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री सुरक्षित रहे जी। तो ये प्रोग्राम अब शुरू हो गया है, और अब ये आप देखेंगे कि ये अपने आप जी एक क्लॉकवर्क की तरह ये आगे बढ़ेगा। शीतल जी, तो आप देखते जाइए। बस अब अपने प्रोग्राम जो है वो चालू हो गया है जी, और अब वो हम तमाम तस्वीरें नीरज से हम दिखाएंगे, और दर्शकों को लाइव तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन शीतल मैम, आपका भी स्वागत है। आप प्रोफेसर हैं और सेंटर फॉर यूरोपियन स्टडीज़ की आप प्रोफेसर हैं। शीतल मैम, मेरा डायरेक्ट सवाल ये कि फ्रांस ने अपने बैस्टल डे परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर भारत के PM को बुलाया है। मेरा सवाल ये कि भारत और फ्रांस के लिहाज से और पूरे जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है इस वक्त, उस लिहाज से फ्रांस के लिए भारत को साथ लाना आपकी नज़र में क्यों और कितना महत्वपूर्ण है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस तो फ्रांस के लिए है। सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि यही वो दिन है जहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति की नींव रखी जाती है। और आप देखिए कि अगर हम वर्ल्ड में पॉलिटिकल साइंस में बात करते हैं तो ऐसी कितनी रेवोल्यूशंस हैं जिन्होंने विश्व के रूप को पलटा है। जैसे आप सबसे पहले जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन का ही नाम आता है, उसके बाद कहीं रशियन रेवोल्यूशन या अमेरिकन रेवोल्यूशन का नाम आता है। तो सबसे पहले तो ये कि फ्रेंच रेवोल्यूशन और उसके दिवस पे इसको मनाया जाना, नेशनल
नेशनल डे के रूप में, और उसमें प्रधानमंत्री का स्वागत करना ये बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये ऐसा क्यों है? देखिए, रशियन रेवोल्यूशन जो है वो एक रशिया की सोसाइटी पॉलिटिक्स को चेंज करती है, अमेरिकन रेवोल्यूशन वहां की को चेंज करती है, बट फ्रेंच रेवोल्यूशन एक ऐसी क्रांति रही है जिसने पूरे विश्व में मॉडर्न डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश किया, जिसको हम नए सिरे से प्रजातंत्र कहते हैं या जनतंत्र कहते हैं। सो ये दिवस उनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है, और उसमें ऐसा नहीं है कि फ्रांस इसमें बहुत से या हमारी तरह जैसे हमारे यहाँ गणतंत्र दिवस पर हर बार कोई ना कोई स्टेट गेस्ट होता है, इसमें ऐसा नहीं है। यहाँ पे या तो पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप थे या इस बार प्रधानमंत्री हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री को किस स्टेज पर इनवाइट किया गया है। तो फ्रांस और इंडिया के रिश्तों में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम आप कह सकते हैं, जहां पे प्रधानमंत्री जी जाएंगे और इस परेड में भाग लेंगे। और जैसा हम सुबह से जान रहे हैं या न्यूज रिपोर्टिंग में भी है कि भारत की तीनों सेनाओं के कंटिजेंट इनमें हैं, और साथ में एयर शो में भी हमारे राफेल एयरक्राफ्ट्स हैं। तो आप समझिए कि ये एक ऐसा महत्वपूर्ण सिंबल है, ये इस चीज का द्योतक है, मैं इसको कहूंगी कि ऐसा इंडिकेटर है कि भारत और फ्रांस के रिश्तों में बहुत ज्यादा गहराई, आत्मीयता और मजबूती जो है वो निकट वर्षों में आप देखेंगे, और इनफैक्ट ये उसकी शुरुआत हो चुकी है। और अगर आप जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो जियोपॉलिटिक्स में भारत फ्रांस के बायलैटरल रिलेशंस की बहुत गहरी भूमिका है। इसको हम 3 लेवल पे समझ सकते हैं। पहला तो ये कि हमारा और फ्रांस का बायलैटरल रिलेशन, हमारा द्विपक्षीय क्या है। अब द्विपक्षीय में फ्रांस एक ऐसी कंट्री है जिसके साथ हमारा रिलेशन हमेशा से बहुत अच्छा रहा है। अच्छा किस सेंस में रहा है कि हमारे वैल्यूज जो हैं, जिन पे जो हम सिद्धांत कहते हैं, जिनके ऊपर राजनीति करते हैं, हमारी एक कन्वर्जेंस ऑफ वैल्यूज है। हम डेमोक्रेसीज हैं, हम मल्टीकल्चरल हैं, डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करती हैं। तो दोनों कंट्रीज जो है कहीं ना कहीं हमारा जो सामाजिक ताना बाना है, जिसको हम सोशल फैब्रिक कहते हैं, वो काफी एक समानता का है और एक तरीके का है। तो हमारा इट्स वेरी नेचुरल फॉर बोथ ऑफ अस टू कम टुगेदर। हम दोनों जो कंट्रीज हैं वो सामान्य रूप से एक कन्वर्जेंस की ओर जाती हैं। दूसरा, अगर हम बायलैटरल रिलेशंस को और आगे ले जाएं, अदर देन कि भाई हम कैसे, हमारा प्रारूप क्या है, उससे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो फ्रांस ही ऐसी कंट्री है जिसके साथ हमारी 25 वर्ष की तो हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इस साल सेलिब्रेट करें, जो 1998 से शुरू हुई है। और आप मानिए कि आप कोई भी एरिया देखिए, कोई भी क्षेत्र आप उठाकर देखिए, फ्रांस के साथ हमारा उस क्षेत्र में कोई ना कोई करार है, कोई ना कोई समझौता है। जो न्यूक्लियर से लेके डिफेंस से साइबर, साइंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, हर क्षेत्र में आप कहीं ना कहीं पाएंगे कि हमारा फ्रांस के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। बट एक छोटा सा उसमें कमी ये रह जाती है कि जब हम बड़ी कंट्रीज के साथ बात करते हैं, जैसे इंडिया यूएस के बीच में कोई करार हुआ है, तो उसको बहुत ज्यादा मीडिया कवरेज दी जाती है, हम बहुत ज्यादा उसके चारों तरफ डिस्कशंस होते हैं, डिबेट्स होते हैं, उसको बहुत ज्यादा मीडिया लाइट दी जाती है। पर फ्रांस के साथ हमारा सब कुछ इतना स्मूथली चल रहा है और बहुत शांति से चल रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम एक ऐसा मित्र देख सकते हैं इंटरनेशनल या जियोपॉलिटिक्स में, जो हमारे साथ निरंतरता से है, बिना किसी भेदभाव, खटास या किसी उस चीज के है, और हर क्षेत्र में हमारे साथ मित्र बनकर खड़ा है और हमारे साथ मजबूती से खड़ा है। बिल्कुल, वो साफ तौर से दिखाई भी पड़ता है कि जो मित्रता के पैमाने हैं और 25 वर्षों के जो रणनीतिक दोस्ती का सफर है, वो कहीं ना कहीं अपने आप में वक्त की कसौटी पे कसा हुआ दिखाई पड़ता है। मजदा श्रीवास्तव, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री फ्रांस की सरजमी पे उतरते हैं, उससे पहले यहाँ भारत में रक्षा अधिग्रहण परिषद के माध्यम से राफेल, जो मरीन राफेल है, उनके अधिग्रहण की मंजूरी मिलती है। स्कॉर्पियन पनडुब्बी को लेकर मंजूरी मिलती है, और ये साफ तौर से इस बात का इशारा देती है कि अब भारत और फ्रांस इस रक्षा सौदे को निश्चित तौर से आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आपको